तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉलेज क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन का वन शॉट, वो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। एंड बच्चों, इंग्लिश वाले मीडियम बच्चों के लिए अपलोड कर दिया गया है। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लेक्चर रहने वाला है। जो भी मैं सारे क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूँ वो पेपर में आने वाले, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। पीवाईक्यू भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन हो जाएगा, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखो, अपने दोस्तों से शेयर करो। 100% जो चीज हम इस वीडियो में करेंगे वही पेपर में आएगा। तो चलिए चलते एकदम जोश के साथ स्क्रीन पर। सोलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कॉलेज क्लासेस में। और आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन का एक वन शॉट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट्स मिल जाएंगे, जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो टेंशन मत लो। आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फिफ्थ में हो, ड्यू सोल के स्टूडेंट हो, एनसी वेब के हो, आप सभी के लिए इसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, जिसको आप कर कर अच्छे नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। ये वैक आपका सब्जेक्ट है, 30 नंबर का आपका पेपर आएगा, 30 नंबर का, ध्यान से रख लो। 1 घंटा टाइम लगने वाला है उस पेपर में, ठीक है। तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, पेपर है, ठीक है, 2-3 दिन में पेपर है, तो आप इस वन शॉट से पढ़ सकते हो। 100% जो चीजें इसमें होंगी, जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, वही हर बार रिपीट होते वही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, आज ही के आज रात तक। तो इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश मीडियम का वन शॉट देख लेना। हिंदी मीडियम प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करो इस वीडियो को, ताकि और आपको हम नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करा सके और फ्री नोट्स प्रोवाइड करा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी बेसिक बातें होंगी, जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये कुछ कुछ क्वेश्चंस है जिनको आपको, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो मल्टीपल टाइम्स हमारे पीवाईक्यूज के अंदर रिपीट हुए, ठीक है। जैसे कि वित्तीय नियोजन किससे कहते हैं, ठीक है। वित्तीय नियोजन क्या है, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग जिसे इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। उसकी स्थिति, आय, ऋण, बचत इत्यादि, ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। सब कुछ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस लाइक जरूर करना, हाइप जरूर करना यार वीडियोस के लिए, ताकि और नेक्स्ट सेमेस्टर में फ्री नोट्स चाहिए तो, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपने देखा होगा पहले भी, तो ये सारे क्वेश्चन अपन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। पहला आता है कि भाई हमारे को वित्त प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, मतलब कि हमें पैसे से रिलेटेड हर एक चीज को मैनेज कैसे क्यों करना चाहिए, जिसे हम फाइनेंस बोलते हैं, उसे हिंदी में वित्त बोलते हैं। तो देखो, अगर आप फाइनेंसिस को, अपने वित्त को अच्छे से मैनेज करोगे, उसका प्रबंधन करोगे, तो आने वाली समस्याओं से बच सकते हो और मुनाफा कमा सकते हो, सही जगह निवेश कर सकते हो और कर्जदार होने से बच सकते हो। समझ आ रहा है। यानी कई लोग पैसा बहुत सारा कमाते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी प्लानिंग बहुत सही नहीं होती है। जैसे अभी करंटली टाइम में राजपाल जो है, वो आपके जो एक्टर हैं, हंसाते हमें, वो जेल में है ना। थोड़े अपडेटेड भी रहा करो, इंस्टा वाले हो तुम सब। तो वो जेल में, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं थी, उन पे कर्जा 9 करोड़ का, वो किसी को पे नहीं कर पाए, तो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए जब भी मेरे बाबू, मेरी मुन्ना, नौकरी लगेगी तुम्हारी, तो प्लानिंग जरूर करना, पैसा सारा गर्लफ्रेंड पे मत उड़ा देना, है ना। तो प्लानिंग करना बहुत जरूरी होती है। किन किन चीजों के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी न किसी तस्वीर, फोटो के द्वारा चीजों को रिकॉल करा सके, रिमाइंड करा सके, याद करा सके। तो पहला कि आपको आपातकालीन में मदद हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो हो सकता है, धन होगा तो आप, अगर घर में कोई कभी बीमार हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता कभी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, तो आप उस समय पैसे का यूज कर सकते हैं। फिर आप इंश्योरेंस वगैरह खरीद सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो वहां पे निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो। फिर आपको मेडिकल वगैरह के लिए, मेडिकल केयर के लिए भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। फिर आपका कोई लक्ष्य होता है, जैसे किसी का लक्ष्य होता है भाई घर खरीदना है ना, अपना खुद का घर होना चाहिए, या गाड़ी खरीदनी है, या कोई चीज ऐसा, शादी ब्याह के लिए पैसे बचाना, पढ़ाई के लिए पैसे बचाना, अमूमन आम जनता के घरों में यही होता है। तो जब आप प्लान करोगे तो इन सारी समस्याओं से और इन सारी चीजों को आप कर सकते हो, बच सकते हो। फिर वसीयत बनाना, रिटायरमेंट की प्लानिंग करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकते हो और पैसे को आप निवेश कर सकते हो। तो अगर आप वित्त प्लानिंग करते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, तो इन सारी चीजों का आपको फायदा हो सकता है। आगे देखते क्वेश्चन है, वित्त नियोजन किस धन से, धन स्थित आय व्यवस्था मतलब ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये चीज है, कहता है कि वित्त नियोजन का आशय किसी भी संस्था की व्यक्ति के लिए आवश्यक पूंजी है, जिसमें कुल पुनर्निर्माण लगाना। जैसे मान लो आपके पास पैसे आ गए, तो उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करोगे, कहां पे लगाओगे, किस तरीके से फायदा होगा, ये होता है। तो अलग अलग जो होते हैं आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो अलग अलग बातें कह के गए होते हैं। तो ऐसे ही आपके थे वॉकर एंड वॉन के अनुसार, वित्त नियोजन वित्त कार्य से संबंधित होता है। यानी हम जब प्लानिंग करते हैं, नियोजन मतलब प्लानिंग होता है ना, हम जब प्लानिंग करते हैं तो हमेशा वित्त से नियोजन होता है, फाइनेंशियल से नियोजन होता है, फाइनेंस से नियोजन होता है, पैसे से ही रिलेटेड होता है, जिसमें
फॉर्म के वित्त लक्ष्यों का, ठीक है, निर्धारण। अब जैसे देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पर्सन है तो वो एक निर्णय लेता है कि भाई हमारे को जो पैसा इन्वेस्ट करना है वो इस तरीके से इन्वेस्ट करना है, इतना मुनाफा कमाना, तो एक लक्ष्य के द्वारा किया जाता है। नीति और निर्माण के अनुमान तथा वित्त प्रविधियों का विकास सम्मिलित होता है। वित्त नियोजन एक आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत महत्वपूर्ण है, प्लानिंग है। वही बातें बताएगी किसी व्यवसाय की सफलता के लिए, यानी कोई भी अगर व्यवसाय है, कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें भी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए ना, कि हम इतने की इन्वेंट्री खरीदेंगे, इतने का माल खरीदेंगे, इतने का कच्चा खरीदेंगे, कच्चा माल खरीदेंगे, इतने में कोई चीज सेल करेंगे, इतने में कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे, तो ये चीजें होती है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग पे ही निर्भर होती है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा शुरुआत है। उसके बाद कहता है जब संस्था, ठीक है, वित्त योजन की वर्तमान और भावी पूंजी को आवश्यक सही अनुमान, मतलब देखो इसमें सिंपल सी बात समझाई है कि जैसे मान लो आपके पास कोई भी इनकम आ रही है तो उसको सही ढांचे में उपयोग करना, सही ढांचे में सही तरीके से उसको निवेश करना, ये सारे आपके वित्त प्लानिंग और वित्त प्रबंधन के अंदर ही आता है। कहता है कि वित्त नियोजन मार्गदर्शन वह काम करता है, वास्तव में वास्तविक संस्था सफलता का काफी हक वित्त नियोजन को पूर्ण रूप से निर्भर करती है। यानी कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ये कहती हैं कि भाई हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी सी, तभी हम समय पर ये अचीवमेंट कर पाए, तभी हम ज्यादा ज्यादा सेल कर पाए, तभी हम ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कर पाए। तो ये किसके कारण है? वित्त प्लानिंग के कारण है। ठीक है, जीवन के कई लक्ष्य होते हैं, वो आपकी किस तरह से पूर्ण हो पाते हैं, जैसे कार ले पाते हो या गाड़ी गाड़ी ले पाते हो या किसी की शादी ब्याह हो पाती है, ये सारी चीजें पूर्ण होती हैं बिकॉज ऑफ वित्त प्लानिंग, यानी कि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से परिभाषा में लिख देनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। कहता है कि इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। अब देखो सोल में आंसर राइटिंग करनी है, अभी तक आपने पेपर दे रखा है। देखो सिंपल सी बात है, अपने सोल के अंदर जब भी लिखो तो पहले आप किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर आप ब्लैक पेन लेके जाएंगे और ब्लू पेन ले जाएंगे और दोनों बॉल पेन ले जाना, उससे जो हेडिंग है ना, इस हेडिंग को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, अब इस हेडिंग को आप लिखोगे और हेडिंग के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है, जो आप रटेंगे नहीं, जो आप समझेंगे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो आप वीडियोस को देखकर समझेंगे, नोट्स को पढ़कर समझेंगे, उस बात को यहाँ पे लिख देंगे। फिर लास्ट में इसका क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं, क्या कमियां हैं जो चीज हम पढ़ रहे हैं, और लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। 100% बेस्ट स्कोर आएंगे आपको अगर ये राइटिंग मेथड आप यूज करते हो तो। मैं हमेशा अपने लेक्चर में बताता हूँ कि राइटिंग मेथड अच्छा होना चाहिए, सिर्फ आने से नहीं होता, बेहतर लिखने भी आना चाहिए, बेहतर लिखने भी आना चाहिए। कहता है कि बेहतर प्रबंधन करने के, अब देखो बस सिंपल बता, आय का प्रबंधन करने में मदद करता है। देखो अगर हम एक अच्छी वित्त योजना अपनाते हैं, ठीक है, तो मान लो किसी की सैलरी आती है 20,000 रुपए, तो अगर वो सही तरीके से उस पैसे को खर्च करता है कि भाई मैं इतने अपने सेविंग में रखूंगा रखूंगा ही रखूंगा इतना परसेंट, फिर इतना परसेंट मैं अपने एजुकेशन पे खर्चा करूंगा, स्किल पे, अपने शौक पे, अपने परिवार के लिए, मेडिकल के लिए, तो इन सारी चीजों को ही क्या होता है, आपके आय को प्रबंधन करने में मदद करती है वित्त प्लानिंग। हमें अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी अनावश्यक विलासिता, यानी कई बार होता है ना कि भाई शो ऑफ के लिए आईफोन खरीद लिया, शो ऑफ के लिए महंगी ब्रांड खरीद ली, ईएमआई पे गाड़ी ले ली, ईएमआई पे बाइक ले ली, ये तो वो चीज क्या होती है, कई बार नुकसानदायक होती है। समझ रहे हो? तो ये तो चीजों पर खर्च करने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो आपको पता रहेगा कि यार मेरा इतना पैसा तो फालतू जा रहा है, यार अगर मैं इसी पैसे को बचा के कहीं इन्वेस्ट कर लूं, इसी पैसे से अगर मैं जमीन ले लूं, जैसे कई लोग होता है ना, दिल्ली के लोग नागलोई में जमीन लेते हैं, बहादुरगढ़ में जमीन लेते हैं, नोएडा में जमीन लेते हैं, बढ़ेगा बढ़ेगा, तो वो निवेश के तरीके आम जनता के। तो पहला चीज याद रख लो कि आय के प्रबंधन में मदद मिलती है, बस। अब ये तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, इतने स्मार्ट हो, 30 नंबर का तो पेपर आना है, 1 घंटे में फारिग हो जाओगे। सेकंड आता है कि जब आप प्लानिंग करते हो, मतलब कोई योजना बनाते हो, तो आपको बचत करने में मदद मिलती है, सेविंग में भी हेल्प मिलता है ना। तो कहता है कि आपके खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और आप बचत करने में मदद मिलेगी। जैसे कि आपके आसपास बजट तैयार करते हैं, आप आसानी से आकलन कर सकते हैं। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे हैं। यानी जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो आप बचत भी सही से कर पाओगे, आप ये पता कर पाओगे कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। जैसे अगर कहीं मैं अपने ड्राइव करके जाता हूँ बाइक से, तो वहां पे मेरे को फायदा होगा, या मेट्रो से चला जाओ तब फायदा होगा। तो छोटी छोटी चीजों को सोचते हैं और सोचना चाहिए भी, सिर्फ कमाने से नहीं होता, इन्वेस्टिंग और बचत भी आनी चाहिए। तो 2 फायदे हो गए, ठीक है, मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो फाइनेंशियल प्लानिंग के। दूसरा आता है निवेश में चुनने में मदद, वर्ड से क्लियर हो रहा है कि इन्वेस्टिंग किसमें करें। ठीक है, अब कई लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, कई लोग टेंजिबल उसमें चीजें करते हैं, कॉमर्स के बच्चे समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लो कई लोग क्या करते हैं, कहीं पे जमीन ले ली, सोना खरीद लिया, है ना, या किसी को पैसा अपना दे दिया, ब्याज उस पर खा रहे, मतलब इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं निवेश करने में भी आपको मदद मिलती है जब आप वित्त की पढ़ाई करते हो, वित्त की प्लानिंग करते हो, प्रबंधन करते हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से आपको निवेश में भी हेल्प मिलता है, ठीक है। तो आप ये पढ़ लिए, समझ गए, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे ये हैं कि आप बचत कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, और कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है आपकी सैलरी वगैरह का वो भी पता लगा सकते हो। अगला आता है सेवावृत्ति जीवन शैली। देखो, सेवावृत्ति जीवन शैली का मतलब होता है कि आराम से सेवावृत्ति जीवन शैली जीवन लाभ और तभी संभव है जब आप, मतलब सिंपल सी बात है कि जब आप रिटायर होगे तो आपके पास कुछ धन होना चाहिए, है ना। तो उस तरीके से वित्त स्थिति, स्वास्थ्य सुव्यवस्थित, और इसका मतलब है कि चिकित्सा, आय इत्यादि, मतलब अगर आप प्लानिंग करोगे तो अगर कल को आप बीमार पड़ते हो, कल को रिटायर होते हो, तो उस समय जो पैसा है उसका भी आप सही तरीके से उपयोग करोगे आज। तो जब बीमार पड़ोगे या फिर आप कल को सेवा की जरूरत पड़ेगी, किसी रिक्वायर, मतलब बीमार पड़ोगे या दुख होगा या किसी भी तरह की बीमारी होगी, तो उसमें आप पैसे को इन्वेस्ट मतलब यूज कर पाओगे, ठीक है ना। बात वही समझ रहे होगे तुम लोग, इजी टॉपिक है, ठीक है। स्थिति के लिए पर्याप्त नकदी भंडार होता है और उचित वित्तीय योजना से ही हो सकता है, समझ रहे हो ना। मतलब अगर मान लो आप रिटायर हो गए और बेटे बहू के पास गए, ठीक है, तो पैसा वैसा तो होगा नहीं, तो तुमको इज्जत भी नहीं देंगे, कहेंगे पैसा तो है नहीं बुढ़िया के पास या बुढ़े के पास। तो अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग भी जरूरी होती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हर इंसान को फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए कि कल को अगर वो बीमार पड़ जाए, करके किसी तरह का दिक्कत आ जाए, या फिर बुढ़ापे में कहाँ से पैसा आएगा, तो वो चीजें आती है। फिर आता है सूचीबद्ध किया जाता है जिसमें आपकी आय और व्यय यथासंभव विस्तृत की जाती है, ठीक है। यानी कि सेवानिवृत्त जीवन शैली में कि हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हम कमा रहे हैं उस चीजों को किस तरह से डिवाइड करें, और ताकि जब हमारा बुढ़ापा आए, जब हमें किसी चिकित्सा की जरूरत पड़े या हम बीमार हो, तो उस समय उस पैसों का उपयोग कर पाए, ये चीज होती है। अब इसके लिए लोग LIC वगैरह भरते हैं, है ना, वो भी आएगा, भी टॉपिक पढ़ेंगे। फिर महंगाई का प्रबंधन करें, ठीक है। तो अब देखो, महंगाई का प्रबंधन करें मतलब कि सिंपल सी बात है कि जैसे आपको पता है कि डे बाय डे हर एक चीज का प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, हर एक चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो हम इस चीज में ये भी करते हैं कि वित्त नियोजन के अंदर आपके बजट में बेहतर तरीके से नियोजित किया जाता है कि मुद्रा फिसित और प्रबंधित जैसे आपके सहायता करती है, क्योंकि तभी आप अपने भविष्य के स्पष्ट रूप से, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बताता हूँ कि जैसे मान लो कि हमारे महंगाई हर चीज की बढ़ रही है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उन चीजों को खरीदें जो हमारे को अभी सस्ती पड़े और बाद में चल के महंगा पड़े। जैसे लोग गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है, या धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है, तो किस तरीके से हम अपने प्रबंधन को, हम अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करें कि सैलरी भी बढ़ती है लोगों की, जब महंगाई बढ़ती है तो वो दोनों किस तरीके से बैलेंस हो सके, संतुलित रूप से महंगाई के साथ आपकी जो तनख्वाह है, आपका जो पैसा है, वो भी एक तरीके से संतुलित रूप से खर्च उपयोग हो सके। क्योंकि आप सभी देखो भविष्य में वित्त की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। कि आज जैसे देखो, आज आप किस चीज को कमा रहे हो 20,000 रुपए, आज से 10 साल बाद 20,000 की कोई वैल्यू नहीं होगी, 50,000 की वैल्यू नहीं होगी, वही 20,000 30,000 के बराबर होंगे। जो 20,000 में सामान आज खरीद रहे हो, उतना ही सामान 30,000 में 10 साल बाद मिलेगा। तो आपको अपनी स्किल्स, अपने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ आपको इस प्लानिंग से ही पता लगता है, वित्तीय नियोजन से ही पता लगता है। फिर कहता है ज्यादातर, ठीक है, जायदाद की देखभाल करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, हम ये भी सोचते हैं कि कहाँ पर खरीदे। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है तो किसके नाम करें, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे देख रेख करें। जैसे कई लोग क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दे देते हैं और उसका जो रेंट आता है, किराया आता है उसका, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये भी चीजें सोचने वाली होती हैं कि कई बार क्या होता है, किसी के पास जमीन है, वो खेती करे जा रहा है, दिन रात मजदूरी कर रहा है, उतनी कमाई नहीं हो रही है, तो उस जमीन को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, बेचकर मकान बना लेता है और किराए पे दे देता है। तो ये चीजें होती है कि जायदाद के, तो एक वित्त नियोजन में आपकी संपत्ति का कुशल पूर्वक प्रबंधन करने के लिए जब वित्त की देखभाल करने वालों को मार्गदर्शन करेगी, तो कहता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टेट प्लानिंग शामिल होता है। स्टेट मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अपने स्टेट वाले जो आपके बिल्डर्स होते हैं, ये सब होते हैं, वो सारे ये सारी चीजों को मैनेज करते हैं, जिसका अर्थ है कि आपकी मृत्यु के बाद आपका धन सुचारू रूप से वितरण किया जाएगा, ठीक है, और सुगम बनती है, ठीक है। अब ये चीज है, अब क्या है, जायदाद की देखभाल। तो जब तक आप जिंदा रहोगे तो आपके जो बिजनेसेस हैं, जो आपके जो मतलब बिजनेस नहीं, जो आपके मकान है, दुकान है, ये सारी चीजें, प्रॉपर्टी है, वो किस तरीके से वितरण की जाएगी, आपके बेटे को दी जाएगी, आपके बहू को दी जाएगी, किस तरीके से डिवाइड होगी, वो तो वो भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में ही आती है कि कहीं आप किसी ऐसे हाथ में इन लोगों को ना दे दो जो उसका मिसयूज करे या उसका उपयोग ना करे।
तो ये भी चीज आपका वित्त नियोजन के अंदर आता है। फिर आता है बच्चों के भविष्य के लिए। आपको पता है अगर आप अच्छी प्लानिंग करोगे तो बच्चे कल को बड़े होंगे, उनकी शादी के लिए, उनके ब्याह के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही क्या होता है गाँव में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे LIC वगैरह ओपन कर देते हैं, या बहुत सारे जैसी लड़की पैदा होती है कि भाई जब 18 साल की होगी, जैसे समृद्धि सुकन्या योजना होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें वो लोग ओपन कर देते हैं, छोटे छोटे प्लानिंग कर लेते हैं जिससे उनको फायदा होता है। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है, जैसे LIC वगैरह ओपन करना। फिर आता है चिकित्सा व्यय। तो इसमें वही है, कहता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहां नकदी का प्रवाह अप्रत्याशित रूप से हो सकता है। देखो कई लोगों को पता है कि जब हम बीमार होंगे या फिर जैसे कोई भी दिक्कत आएगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे, तो उस वक्त पैसा चाहे कितना भी लग सकता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कोई किसी भी तरह की सीरियस कंडीशन हो सकती है, नाजुक कंडीशन हो सकती है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, हेल्थ पॉलिसीज खरीदते हैं, पॉलिसी बाजार वगैरह से, ठीक है। तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। पॉलिसी बाजार वगैरह में क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले जाते हैं कि कल को अगर वो बीमार पड़ते हैं तो वहां से कुछ दवाई वगैरह का खर्चा आ जाएगा। तो ये 7 बातें हैं, आपको ध्यान से रखनी है, ठीक। अब वित्त योजना के घटक, अब मुझे वित्त योजना करनी है, अब समझ गए होगा ना। देखो कोई इतना हैवी टॉपिक नहीं है। वित्त योजना के क्या क्या फायदे हैं, तो सेविंग कर सकते हो, अपने प्रॉपर्टी की देखभाल कर सकते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो रिटायरमेंट की, आप प्लानिंग कर सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस की, आप प्लानिंग कर सकते हो शिक्षा की। बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है, ज्यादा कुछ हैवी नहीं, इसलिए मैंने उतना नहीं उसको एक्सप्लेन किया। अब ये समझते हैं वित्त योजना के घटक, इसको ध्यान से थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। तो देखो मुझे कोई प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग करने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे ना जिन पे हम काम करेंगे जिससे सही होगा, ठीक है। यानी अगर मान लो आप कपड़े अच्छा पहन लिए तो इसका मतलब थोड़ी आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, वो अलग चीज है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए पहला चीज आता है बजटिंग। अब बजटिंग क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में समझते हैं कि आपके पास कुछ पैसा है और आपको शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, घर की मतलब रोजमर्रा ग्रोसरीज पे और अपने थोड़े से एक्सपेंडिचर, अपने शौक पे खर्चा करना है, ठीक है भाई। तो आपके पास जो पैसा है 10,000, तो 10,000 में से 2,000 आपने खर्च कर दिया शिक्षा पर, ठीक है, 1,000 अपने हेल्थ पे खर्च कर दिया, 2,000 रुपये अपने शौक पे खर्चा कर दिया, भाई घूमेंगे खाएंगे, और 4,000 रुपये अपने अपने उसमें खर्चा कर दिया ग्रोसरी वगैरह में, और 1,000 सेविंग कर ली। इसमें क्या किया, हमारे पास पैसा आया, हमने उसको अलग अलग सेक्टर में एलोकेट कर दिया कि भाई इतना खर्च करेंगे, इससे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, और इसी में अपना वो पूरा काम कंप्लीट कराएंगे। तो उसे ही बोलते हैं बजटिंग, ठीक है, इसे ही बजटिंग बोलते हैं। तो कहते हैं बजट ऐसी प्रक्रिया है जहां आप अपने व्यय यानी पैसा को हिसाब से खर्च करते हो, वही चीज लिखी गई है। तब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, रीड नहीं कर रहा, तुम लोग समझ गए। अगला आता है ऋण। अब देखो कई बार हमारे पास ऋण जो होता है, कर्जा जो होता है, ठीक है, एक्चुअली अब कई सारे लड़के अपने गर्लफ्रेंड से पैसा मांग लेते हैं या फिर लड़कियां पैसा मांग लेती है फिर ब्लॉक कर देती है भैया, ठीक है। तो ऋण ऋण चलो, ऋण यानी डेप्ट की बात कर रहे हैं हम इंग्लिश में। तो ऋण का मतलब क्या होता है कि ऋण भी हमें पता होना चाहिए कि हमें कर्जा कब लेना चाहिए। जैसे अब छोटी छोटी आपको मान लो शौक है आईफोन का, तो आप उसकी से कर्जा लेके खरीद रहे हो। आपको बाइक है हवाबाजी करनी है तो कर्जा लेकर, वो एक अच्छा कर्जा नहीं है, कर्जा बुरा नहीं है। आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जमीन खरीद रहे हो, किसी का अपने घर में ब्याह शादी कर रहे हो, या हेल्थ प्रॉब्लम कोई आ गई, तो वहां पर कर्जा लिया जा सकता है, वहां पे डेप्ट लिया जा सकता है। लेकिन उस कर्जे को चुकाने की प्रक्रिया भी हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सारा कमाया और सारा उड़ा दिया, कर्जा किसी का चुका ही नहीं रहे, पैसा किसी का दे ही नहीं रहे कर्जा लेने के बाद, ठीक है। तो कर्जा चुकाने की भी प्रक्रिया होनी चाहिए कि अगर हमने किसी से डेप्ट लिया है और वो हमसे ब्याज ले रहा है, एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, तो हमें ऑन द टाइम कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसे प्लानिंग करे, कुछ ऐसा करे जिससे वो कर्जे को हम चुका दें। ये चीज भी जरूरी होती है। तो यानी कि हमारे कंपोनेंट क्या हो गए वित्त योजना में, बजटिंग, और दूसरा आता है डेप्ट, कर्जा, ठीक है, डेप्ट। ये ब्लैक ब्लैक पॉइंट को अपने कॉपी में लिख लो, नोट्स में लिख दो। बजटिंग जैसे सुनोगे एक्सप्लेन कर दोगे, डेप्ट लिखोगे सुनोगे कर दोगे। तो ये चीज याद रखो, एग्जाम टाइम पे ना हमें मेन मेन पॉइंट याद नहीं आते हैं, वो याद करो बार 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 बार, ठीक है। ये चीज कहता है ऋण वह है जो किसी से मांग लिया गया, आपको पता है कर्जा क्या होता है, ठीक है। अब मैं ये सब एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोन वगैरह हम लेते हैं, बैंक से भी लोन लेते हैं, तो जब हम बजटिंग करते हैं उसमें लोन कैसे रीपे करना है, किसी से कर्जा कैसे लिया, मौसी ताई ताऊ से पैसा ले लेते हैं शादी के लिए, घर के लिए, है ना। तो ये चीजें होती है। तो डेप्ट को कैसे पे करना है और कहाँ से लेना है, और डेप्ट लेने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान लो आपका एक दोस्त है, वो पैसा दे रहा है, वो इस पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, दोस्ती यारी में दे रहा है, बढ़िया है, लेकिन वही पैसा आप बैंक से ले रहे हो, तो बैंक में आपको तो फिर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा ना। तो ये भी हमें सोचना पड़ता है कि यार अभी इससे पैसे ले लेता हूँ दोस्त से, बाद में इसको दे दूंगा। देना जरूर, दोस्त के पैसे कई बार लोग देते नहीं है ना भाई, देते नहीं है ना। मुझे कमेंट करके बताओ कि दोस्त के पैसे देते हो कि नहीं देते हो। तो रिटर्न करना होता है, लेकिन बजाय आप बैंक से लेने के आप कोशिश ये करो कि कहां पर आपको कम इंटरेस्ट में, कम से कम ब्याज दर में पैसा मिल जाए। तो ऋण लेने का भी एक तरीका है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, समझो बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
अगला आता है बचत सेविंग। ठीक है, तो सेविंग करना भी जरूरी है भाई। अब सेविंग का मैं क्या एक्सप्लेन करूँ कि जो भी आपके पास पैसा आता है उसमें से आप कोशिश ये करो कि खर्चे के बाद, बजटिंग के बाद कुछ पैसे को आप क्या कर दो, सेव कर दो। कुछ पैसे को क्या कर दो, सेव कर दो। ठीक है, सेव इन द सेंस कि आप कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर दो, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, मतलब सेव कर लो, ये सारी चीजें कर लो। ठीक है, तो बचत सेविंग ये चीज होता है कि आप पैसे को बचाते हो, कुछ हिस्सा बचाते हो। मान लो अगर आपने 10,000 कमाया तो उसमें से 2,000 आप सेव कर लेते हो। समझ रहे बातचीत? तो ये चीज होती है, तो सेविंग यही होती है। फिर आता है निवेश। भाई निवेश भी मैं बता चुका, इन्वेस्टिंग होता है, इस पे क्या टाइम वेस्ट करना। कुछ लोग निवेश आपके टेंजिबल में करते हैं। आजकल टाइम में लोग निवेश कहाँ पे कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, शेयर्स में करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं, डिवेंचर्स में करते हैं। तो इन्वेस्टिंग भी करते हैं लोग, निवेश भी करते हैं। यानी कुछ पैसा आया तो ये नहीं कि सिर्फ सारा अकाउंट में रखा पड़ा है या सारा उड़ा दिया, नहीं, तीन चार चीजें साथ लेके चलनी है। पैसा आया तो बजट करके खर्चा भी करो, एंजॉय भी करो लाइफ को, ये नहीं सारा सेविंग करते करते मर गए। ठीक है, दूसरा चीज कि सेविंग भी करो, यानी कि बीमार पड़ने के लिए कुछ बचाया ही नहीं। तीसरा चीज कि पैसे से थोड़ा पैसा बनाओ तो उसको सही जगह निवेश करो, जैसे जमीन खरीद लिया या गोल्ड खरीद लिया या स्टॉक मार्केट में अच्छे तरीके से, स्टॉक मार्केट में समझ के जाना। उन स्टॉक मार्केट में लॉस बहुत होता है, बिना किसी के समझे बुझे कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करना, तो इन्वेस्ट कर देना। ठीक है, स्टॉक संपत्ति व्यवसाय इत्यादि में। ठीक है, या कोई बिजनेस चालू कर लेना छोटा मोटा, तो ये होता है। अब ये छोटा सा एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, कि मासिक बजट क्या होता है, कि महीने में जो सैलरी आई उसको कहाँ का हमने डिवाइड कर दिया। जैसे रेंट हमने दे दिया 30,000 रुपये, बहुत महंगा पे रह रहे भाई लोग, 30,000 रुपये रेंट में दे रहे हैं। फिर उन्होंने कोई लोन ले रखा था, उसका 10,000 दे दिया। बच्चे को पढ़ा रहे हैं 15,000 रुपये में। ठीक है, ग्रोसरी का बिल आ रहा है 15,000 रुपया। तो ऐसे ऐसे हमने क्या कर दिया बजट। तो ये जब भी आप अपना आंसर लिखो एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक क्या होते हैं। देखो भाई, बैंक आपको पता है बहुत सिंपल सा काम करते हैं, और बैंक में अलग अलग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। एक छोटा सा प्रोसेस बता दो बैंक करता क्या है। जैसे मान लो एक ए नाम के पर्सन है। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी करते हैं भाई, टाइम ना वेस्ट करेंगे। और बीच में आपका एक बैंक है प्यारा सा। ठीक है, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, मनी मैन है ये। और एक है रोंदू भाई अपने, ये रो रहे हैं, परेशान है, थोड़ा सा पैसा दे दो, इनको बिजनेस करना है। क्या करना है इनको, बिजनेस। तो इनके पास जो पैसा है वो बैंक पे रख देंगे ये। ठीक है, अब बैंक में इन्होंने जमा कर दिए पूरा 10,000 रुपए करके आगे। अब जरूरत क्या पड़ी, इसको चाहिए 8,000 रुपए, ये मान लो 10,000 रुपए। तो इसको ये बैंक क्या करेगा, 10,000 दे देगा। लेकिन क्या इतना इजी प्रोसेस है, नहीं। बोलेगा बैंक कि आप मेरे पास ए को, बोलेगा किसको, बोलेगा ए को, कि बैंक बोलेगा कि भाई मेरे पास आप जमा करो, मैं 10,000 का आपको 11,000 रिटर्न करूंगा। कितना रिटर्न करूंगा, 11,000 रिटर्न करूंगा। और ये बोलता है कि सर आप मेरे को 10,000 दो, मैं आपको दूंगा 12,000 रुपए। कितना 1,000 रुपए दूंगा, 12,000। तो इनको कितने का, 1,000 एक्स्ट्रा, मतलब 11,000 मिले। इन्होंने दिए कितने, 10,000। अब बैंक ने क्या किया, 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया इसमें, और जिससे अपनी सैलरी वैलरी दी चलाया, है ना। यही काम होता है बैंक का, बहुत सिंपल और आसान था। अब इसी बैंक के अंदर क्या सबके अकाउंट एक जैसे होते हैं, नहीं। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं उनका अलग होता है, जो लोन लेते हैं वो अलग होता है, जो पैसे जमा करते हैं बैंक में उनका अलग होता है, करंट अकाउंट में जो रोज लेन देन करते हैं उनका अलग होता है। तो बैंक के अंदर अलग अलग तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो बैंक समझ गए। ठीक है, अब बैंक अलग अलग तरह का, सेविंग अकाउंट हो सकता है, कोई विदेश से अपने बैंक में अकाउंट खोलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, आयात निर्यात का, तो उनका एनआरआई बैंक अकाउंट होता है, एनआरओ बैंक अकाउंट होता है, स्विप बैंक अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। ठीक है, ईआरई अकाउंट होता है। तो ऐसे कुछ कुछ तरह के अकाउंट होते हैं। तो बैंक का काम समझ गए। बैंक एक मीडियोकर होता है, जो बैंक में जमा कर रहा है उसके लिए पैसे में कुछ एक्स्ट्रा दे देगा, और जो पैसा उससे ले रहा है उससे कुछ इंटरेस्ट ले लेगा। ये होता है। कहता है एक जमा खाता क्या होता है ये बताना, वित्तीय संस्थान द्वारा रखा जाता है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना, मैं आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो पहला आता है डिपोजिट अकाउंट। कौन सा अकाउंट जी, बोलिए जी, डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं जमा खाता। ठीक है, बैंक खाता, जिसमें वित्तीय संस्थान द्वारा रखा जाता है। वित्तीय संस्थान यानी अपने बैंक। ठीक है, जिसमें ग्राहकों को पैसा जमा होता है। पता है तुम लोगों को मैं क्या इसमें बताऊं, और निकल जाता है। नहीं, बैंक में आप पैसा डालते हो, बैंक से पैसा निकालते हो। एसबीआई कहते हैं लंच के बाद आना, ऐसा चीज होता रहता है। तो बचत खाता होता है, चालू खाता होता है, करंट अकाउंट। ठीक है, कई प्रकार के खाते होते हैं जहां पर पैसे का लेन देन किया जाता है, और बैंक पूरा उसका विवरण रखता है, पूरा इंफॉर्मेशन रखता है आपके पासबुक पे। ठीक है, पूरे आपके पासबुक पे पूरा बैंक अपना इंफॉर्मेशन वगैरह रखता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट आता है कि यह परिणाम शेष राशि का है, देनदारी के रूप में कर्जदार को दिया जाता है, और बैंक द्वारा दी गई राशि को प्रतिनिधित्व, मतलब समझ गए ना भाई, बैंक पूरे डिटेलिंग करता है, और कितना राशि दिया गया है, कितना निकाल सकता है, कितना लोन मिल सकता है, ये सारी चीजें। दूसरे शब्दों में बैंक ग्राहक यानी जमा करता होता है,
और ठीक है, और संबंध देनदार लेनदार के बीच में ये सारा कुछ खेल चलता है। मैं आपको एक बता चुका, शुल्क जो ब्याज लगता है। अब टाइप देख लो, चालू खाता करंट अकाउंट को बोलते हैं। चालू खाता जो होता है सेविंग अकाउंट से अलग होता है। चालू खाता में आप कितना भी अमाउंट पैसा डाल सकते हो, निकाल सकते हो, रेगुलर कितनी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये मैक्सिमम बिजनेसमैन के लिए यूज होता है और इसमें जो टैक्सेस होते हैं वो भी हाई होते हैं। सेविंग अकाउंट आम जनता होती है, प्रधानमंत्री जी ने खुलवाया था भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, पता नहीं कहाँ गया वो सारा कुछ चला गया, ठीक है। तो बचत खाता जो होता है उसके अंदर सेविंग अकाउंट जो आम जनता खुलवाती है, अपना पैसा उसमें रखती है और कुछ एक्स्ट्रा पैसा उसमें कमाती है, एफडी वगैरह से जुड़ा होता है। फिर आता है आपका आवर्ती, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। रिकरिंग होता है जैसे हर महीने आप कुछ अमाउंट पैसा जमा करते हैं, याद रखना, आवर्ती मतलब हर महीने कुछ पैसा आप उसमें जमा करते हैं। फिर आता है फिक्स डिपॉजिट, जहां पे कुछ पैसा रख देते हैं 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए छोड़ देते हैं। उससे पहले आप पैसे को निकाल नहीं सकते फिक्स डिपॉजिट में। एक बार जब पैसा आपने जमा कर दिया तो जमा कर दिया। फिर आता है बुनियादी बेसिक सेविंग अकाउंट होता है, एक आपका लोन अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है। तो क्या होता है, ऋण लेने वाला अकाउंट, लोन अकाउंट आपको पता है एजुकेशन के लिए या बैंक कार के लिए या फिर आप घर के लिए लोन लेते हैं, वो होता है, एक अलग अकाउंट खुलता है। तो इतने टाइप के अकाउंट होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स में दे दूंगा। अगला आता है कि कहता है कि समाधि जमा खाता है, ठीक है, सॉरी, सावधि जमा खाता यानी फिक्स डिपॉजिट, एफडी भी जिसे बोला जाता है, बैंक एवं अन्य वित्त संस्था द्वारा प्रदत्त जमा योजना, ठीक है। इनकी कुछ कुछ योजना होती है कुछ समय के लिए, आप समझ ही गए, जहां पे हम पैसे को जमा कर देते हैं और कुछ टाइम क्या करते हैं, वेट करते हैं, 3 महीना, 6 महीना या साल भर के लिए। इनका एक टाइम लिमिट होता है जिसपे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। तो वही आपका होता है फिक्स डिपॉजिट। पहले निकालने पर पूर्व घोषित ब्याज नहीं मिलता है ना। तो कुछ जो इंटरेस्ट देते हैं, जैसे मान लो मैंने कहीं पैसा डाल दिया 6 महीने के लिए, तो उससे 6 महीने से पहले उसको मैं बोरो नहीं कर सकता, उसको मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि पैसा मैंने जमा कर दिया। तो ये चीज आपका होता है फिक्स डिपॉजिट, कि भाई इस टाइम पीरियड के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो, इस टाइम पीरियड के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। तो वो होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। फिर आता है समाधि जमा की विशेषता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं है ये पढ़ना जरूरी है, पेपर में आप ऐसे ही ऐसे ऐसे आंसर लिखेंगे। पहला, एफडी का निवेश अवधि 7 दिन से लेकर 10 साल तक होता है, यानी कोई 8 दिन के लिए पैसा लगा सकता है, मतलब फिक्स कर सकता है। तो 7 दिन से 10 साल तक के बीच का होता है, ठीक है। एफडी रिटर्न की गारंटी देता है, ठीक है। ये कहते हैं एफडी में जो पैसा लगाते हैं उसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट में, थोड़ा ज्यादा मिलता है। फिर आता है एफडी वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक रिटर्न प्रदान करता है, जो भाई बुढ़े हो गए हैं उनके लिए। फिर एफडी खाते की अवधि लचीली होती है, एफडी अवधि 7 से 10 दिन के बीच में मेच्योर हो सकती है। कहते हैं ना कि ये पॉलिसी मेच्योर हो गई, मेच्योर का मतलब जितने टाइम पीरियड के लिए पैसा रखना था उससे ज्यादा हो गया, वो टाइम लिमिट पूरा हो गया तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो, वो चीज होता है। फिर कहता है परिपक्वता से पहले धन को आवश्यकता लेने पर वित्त के जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलता, यानी वो इमेच्योर है। 7 दिन के लिए बोला गया तो रखो, 5 दिन में तुमने पैसा निकाल दिया तो फिर उस समय आपको ब्याज नहीं मिलेगा। फिर आता है कुछ वित्तीय संस्था जमा सुविधाओं के विरुद्ध ऋण भी प्रदान करती हैं, यानी कई बार क्या होता है कुछ पैसा आप जमा करते हो, जैसे आपने अपना पैसा जमा कर दिया या आपने सोना वगैरह जमा कर दिया तो उसके बदले आपको कर्जा भी मिल जाता है, कर्जा भी मिल जाता है, या आपने एफडी के पेपर वगैरह रख दिए। फिर मासिक और मासिक या सत्र मासिक अर्ध अर्धवर्ष यानी 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए इतना वक्त इसमें दिया जाता है। तो एफडी की ये विशेषताएं हैं भाई, देख लेना इंग्लिश मीडियम अगर देख भी रहे हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो मतलब आवर्ती जमा, ये क्या होता है, इसमें ना आपको रेगुलरली आप जमा उतारते हो, खाते में पैसे डालते हो, निकालते हो, ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। तो कहता है जमा आवर्ती विशेषता प्रकार से जमा सावधि जमा है, ठीक है, सावधि जमा है जिसमें प्रति माह और प्रति वर्ष एक निश्चित जमा राशि की जाती है ना। तो मतलब जैसे एसआईपी होती है यार, ठीक है, सिस्टमेटिक इनकम प्लानिंग करके समथिंग होता है ना, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होती है। हमें चाहिए कि हमारी जिस दिन सैलरी आए उसमें से कुछ अकाउंट में चला जाए अपने आप ही या कहीं इन्वेस्ट हो जाए, तो ये वो वाला अकाउंट होता है, ठीक है, घबराओ नहीं है। तो आवर्ती जमा खाती होता है, इसमें वही ब्याज मिलता है जो समाधि, ठीक है, सवाधि सावधि सॉरी सावधि, एक तो हिंदी बाप रे, सावधि में जमा मिलता है, ठीक है, जो एफडी में पैसा मिलता था इसमें भी वही इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है, प्रकार से निश्चित होती है और ये परिपक्व होती है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जमा एक निश्चित तिथि पर परिपक्व होती है, तो इसका एक फाइनल डेट होता है, उसी टाइम पर ये मैच्योर होती है, उसी टाइम पे जब आप पैसा निकालोगे तो आपको जो इंटरेस्ट है ब्याज दर है वो मिलता है। मगर इसकी एक खास बात है कि ये हर महीने कुछ ना कुछ पैसे इसमें जमा कर रहे होते हैं। साधारण शब्दों में उचित ब्याज दर अर्जित करने के लिए लक्ष्य के साथ वर्ष में तक नए नियत अंतराल, मतलब 1 साल तक हमें कहीं ना कहीं वेट करना पड़ता है, ये कुछ लंबे समय तक पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। जमा
खाते में रूप से माना जाता है। यह जमा उन लोगों के लिए विशेष सुविधाजनक होता है जिनको निश्चित आय होती है। अब देखो किसी की अगर फिक्स इनकम है, उसको पता है कि हर महीने मेरी सैलरी तो आनी है, बिजनेसमैन का नहीं पता, कभी ज्यादा भी कभी कम भी, तो उसका एक फिक्स सैलरी है, तो वो क्या करेगा, इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसको हर महीने पैसे मिलते जाएंगे। तो यही चीज होता है, आपके एक वर्ग अंतराल पर आप पैसे को जमा करते हो। तो वो बैंक थे और बैंक के टाइप हो गए। ठीक है, बैंक का थोड़ा सा और कुछ भी अगर आता है कि इसका काम क्या होता है, कैसे चलता है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने एग्जांपल दे दिया। अगला आता है जीने के बाद भी और जीने के साथ भी, LIC, यानी कि जीवन बीमा। अब देखो जो हम LIC कराते हैं, LIC के अंदर होती है पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होते हैं? पॉलिसीज एक तरीके से लॉ है, कानून की तरह से है या गाइडलाइंस है। ठीक है, कि भाई ये LIC के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे एजुकेशन वाली LIC, हेल्थ वाली LIC, ठीक है, या लड़कियों के लिए अलग योजना होती है कि जब वो मेच्योर होंगे, उनकी शादी की उम्र होगी तो पैसे मिल जाएंगे। तो LIC क्या होता है, जिसके अंदर आपको एक और पॉलिसी भी होती है इसके अंदर, जैसे आपका कभी मान लो आप ठुक गए, मर गया, समझ लो कि आप मर गए हो, ठीक है नहीं नहीं यार, जिंदा रहो तुम लोग, भगवान करे। ठीक है, तो मरने के बाद जो भी आपका परिवार है, आपकी बीवी, आपके बच्चे हैं, उनको कुछ पैसा, कुछ धनराशि दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसको आसान शब्दों में एक बार समझें। तो देखो इनके ना कुछ प्लान्स होते हैं। जैसे मान लो ऐसा किया गया कि अगर एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है, तो वो कहते हैं कि 10 लाख तक का पैसा दिया जाएगा। ठीक है, अब LIC वालों के पास 10 मिनट बैठोगे ना, तो जिंदा रहने से ज्यादा मरने रह के फायदे बता देते हैं। आपको लगेगा भाई साला इतना इंपॉर्टेंट हूं मैं, जिंदा रह के नहीं हूं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं मरकर हूं, तो वो कई बार बता देते हैं। अब चलो पढ़ते हैं। तो एक्सीडेंट हो गया, 10 लाख आपको मिल रहा है, करेक्ट, 10 लाख आपको मिल रहा है। तो अब इस 10 लाख में क्या होने वाला है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, जिसको कहा जाता है, पॉलिसीज। अब इसमें हर महीने या हर साल आप कुछ पैसे इनको देंगे। मान लो आपने 1,000 रुपए हर महीने इनको दे दिए, तो जब तक आपका एक्सीडेंट नहीं होता तब तक आपको 1,000 रुपए भरना है। या कुछ इनका ईयरली भी होता है, मतलब कि मान लो 10 साल तक आपको 1,000 रुपए भरने हैं, 1,000 रुपए 10 साल तक भरने हैं। फिर अगर कोई भी आपकी कोई भी डेथ होती है, कोई भी हानि होती है, ठीक है, तब आपको ये पैसा रिटर्न कर दिया, मतलब ये पैसा आपके परिवार को दिया जाएगा। ऐसे ही गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है, ठीक है, आपके व्हीकल का, फोन का भी इंश्योरेंस होता है, घर का भी इंश्योरेंस होता है। कई सारे क्रिकेटर्स जो है या एक्टर्स है, उन्होंने अपने वॉइस का, टांगों का भी इंश्योरेंस करा रखा है कि कुछ अगर दिक्कत होगी तो उसमें आपको क्या होगा, पैसा मिलेगा। लेकिन कुछ प्रीमियम पैसा होता है, प्रीमियम अमाउंट जो आपको भरना पड़ता है, तब जाके वो मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने कागज वगैरह बना दिया और एक्सीडेंट कर लिया, पैसा मिल गया, नहीं, उससे पहले आपको कुछ अमाउंट छोटा छोटा भरना पड़ता है। तो जब आप छोटे छोटे अमाउंट भर देते हो ना, तो आपको उतना हैवी नहीं लगता है, लेकिन कभी दुर्घटना में आपको पैसे फिर मिल जाते हैं, तो ये कुछ ना कुछ फायदा होता है। चलिए थोड़ा थोड़ा इसको डीपली पढ़ते हैं। LIC यही काम करता है कि आपसे कुछ कुछ पैसे हर महीने लेता है, और कभी दुर्घटना है किस चीज पर, कुछ टाइम बाद वो आपको फिर रिटर्न करता है। यही चीज होता है इंश्योरेंस, आप अब समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अबे चलना। ठीक है, तो अभी जैसे हमने, अब देखो इसको हम बोलते हैं आवर्ती जमा खाते की विशेषता। ठीक है, अब अपनी आवर्ती जमा खाता था, उसकी कुछ विशेषता थी, एक बार वो समझ लेते हैं। लगता है ये स्लाइड की दिक्कत आ गई। ठीक है, तो आवर्ती जमा खाता जो होता है, जो आप मतलब वही अपना जो जमा खाता है, उसमें क्या होता है, आवर्ती जमा खाते में आप 100 रुपए से भी खोल सकते हो, पहली चीज ये हो गई। फिर अधिकांश आवर्ती जमा खाते में किस्त तय होती है, एक EMI की फॉर्म में होता है। फिर आवर्ती जमा खाता में सभी किस्तें एक दिन में परिपक्व होती है, मतलब मैच्योर होती है। तो जैसे आप हर दिन, ये हम बैंक वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं यार, उसका वो बीच में LIC का डल गया था। ठीक है, तो जमाकर्ता आवर्ती जमा राशि का 95% तथा आना आवर्ती में विरुद्ध ऋण में प्राप्त कर सकते हैं। यानी मान लो आपने जो पैसा जमा करा है, वो आपको 95% आपको एज अ डेप्ट भी मिल सकता है, एज अ कर्जा भी बैंक से मिल सकता है। ठीक है, तो ये आवर्ती जमा राशि का अर्जित ब्याज जमा करते कार्य योग अगर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो जो आप महीने 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 पैसे जमा कर रहे हो मान लो, तो आपको फिर पैसा उसमें मिलता भी है। फिर दूसरा आता है आवर्ती जमा खाता की लचीली होती है। ठीक है, और जमाकर्ता पर निर्भर करती है। अब देखो जो आपके करती मतलब आवर्ती जमा है, मतलब जो आपका अकाउंट में आप करंटली जमा कर रहे हो पैसे SIP के थ्रू, या फिर मंथली पैसे जमा कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जमाकर्ता पे निर्भर करता है। ठीक है, बैंक के पास आर क्या है, R&D के लिए न्यूनतम कार्यकाल होता है। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड करता है कि कौन कितना पैसा इसमें जमा कर रहा है। अब ये बैंक आप पे फोर्स नहीं करता है कि आप इतना ही करो, बैंक 100 रुपए से स्टार्ट कर देता है कि महीने के आप 100 रुपए जमा करो, लेकिन हो सकता है आपको 1,000 करना है, 1,000 करो, 1 लाख करना है, 1 लाख करो। तो ये कुछ ना कुछ आपके आवर्ती बैंक अकाउंट के फायदे हैं। ठीक है,
हाँ, तो वो था। अब जीवन बीमा पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो जीवन बीमा का मैंने एक इंट्रो दे ही दिया था आप लोगों को। तो जीवन बीमा क्या होता है? जीवन बीमा एक पॉलिसी है जो व्यक्ति को बीमा प्रदान करती है, ठीक है, बीच में किए गए अनुबंध, ठीक है। अब देखो, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो मासिक शुल्क आपसे लेती है, हर महीने ले सकती हैं फीस के तौर पे, जिन्हें प्रीमियम कहा जाता है। जैसे इसे स्वास्थ्य के आधार पर, ठीक है, पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर, यानी कि अगर आप मान लो कभी बाय चांस बीमार पड़ गए या डेथ हो गई, तो इस समय आपको फिर पैसे मिलते हैं। ये मैं समझा चुका हूं तुम लोग जीवन बीमा का काम, ठीक है। अब इसके थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ते हैं। कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जीवन बीमा योजना एक होती है, ठीक है। यह एक व्यक्ति उसके परिवार के विभिन्न फाइनेंशियल आर्थिक उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है, ठीक है। तो देखो, अब ये प्लान है, इसका नाम क्या है भाई? लाइफ इंश्योरेंस प्लान। अब ये लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, तो मृत्यु की स्थिति पर आर्थिक सुरक्षा, यानी अगर कोई डेथ कर जाता है तो उसके परिवार को पैसे मिल जाते हैं। बच्चे के लिए शिक्षा, ठीक है, बच्चों के विवाह के लिए कभी कभी, ठीक है। अब ये प्लान अलग अलग हैं, समझ रहे हो? ये प्लान है कि भाई कोई डेथ करेगा तो पैसा मिलेगा। फिर ये प्लान है कि किसी बच्चे को, हम बच्चा जन्मा और हमने कुछ कुछ पैसे जमा कर दिए कि भाई जब वो 17-18 साल का होगा तो बच्चे की पढ़ाई में खर्चा करेंगे। लेकिन आजकल के बच्चों ने पढ़ाई का खर्चा बचा दिया है, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो जीवन बीमा का पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे माँ बाप, ठीक है। तो खैर कुछ कुछ करते भी है। फिर विवाह के लिए लड़कियां जब जैसे जन्म होती है तो फटाफट उनका LIC कर दिया जाता है, ब्याह की चिंता पहले हो जाती है। हमारे समाज में जैसे लड़की जन्म लेती है, वो जो उसके शादी का पहले ही सोच लेते हैं लोग, ऐसे हम पढ़ाई लिखाने पे नहीं सोचेंगे जल्दी। फिर घर खरीदने के लिए कोई बार होता है, मालिक बनने के लिए। फिर सेवा निवृत्ति यानी पेंशन वगैरह के लिए जब आप होते हो, तो ये अलग अलग पॉलिसीज है। और मतलब LIC अलग अलग तरह के अलग अलग सेक्टर में आपको चीजें प्रोवाइड कराता है। अब इसके क्या क्या फायदे हैं भाई, तो देख लो भाई। मरने के क्या फायदे? दुर्घटना मृत्यु में बीमा व्यक्ति की दुर्घटना के परिवार को पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। स्थगित विकलांगता अगर हो जाती है लंबे समय के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर हैंडीकैप हो जाते हो तो उसमें आपको पैसा मिल जाता है पॉलिसी की तरह। कहता है जीवन 7 बीमा 7 प्रकार के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 7 प्रकार के। जीवन बीमा कितने प्रकार के होते हैं भाई? 7 प्रकार के। एक एक करके पढ़ते हैं। एक होता है टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मतलब जहां पर आपको कुछ टर्म कंडीशंस के साथ वो इंश्योरेंस दिया जाता है। मींस की जैसे जिंदा रहते रहते भी आपको पैसे मिलते हैं। एक है ULIP, ULIP भी आप पढ़ेंगे अभी, इसमें पता लगेगा, ये बढ़िया चीज है। तो टर्म इंश्योरेंस भी होता है। एक होता है होल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, पूरी डेथ अगर हो गई। टर्म इंश्योरेंस मतलब मान लो मैंने किसी अपने बॉडी पार्ट का इंश्योरेंस करा लिया, तो उस चीज अगर वो डैमेज होता है तो आपको पैसा मिलेगा। फिर होल लाइफ इंश्योरेंस है। फिर आता है एडोमेंट पॉलिसीज, ठीक है, एडोमेंट पॉलिसीज। फिर आता है मनी बैंक पॉलिसी। फिर आता है चाइल्ड प्लान, ठीक है, रिटायरमेंट प्लान। समझ रहे होगे तुम लोग, ठीक है। फिर अगला क्या आता है, ये वाला अपना कि यूनियन रिटायरमेंट या यूनिटी प्लान ऑफ यूनाइटेड लिग्स, ठीक है, इंश्योरेंस प्लान, यूनाइटेड लिग्स प्लान करके है ये भी। तो एक एक करके 7 आपके प्लान है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउनलोड कर लेना। तो कहता है कि सावधि, ठीक है, सावधि जीवन बीमा। सावधि जीवन बीमा पॉलिसी जैसे कि सभी बीमा योजना कार्य करती है, जैसे कि सारे जैसे होते हैं वो होते हैं, जोखिम और लागतों पर वितरण होता है, ठीक है। जैसे आपको मान लो ये प्रॉब्लम हो गई तो इस पॉलिसी से पैसा मिलेगा, ये नहीं कुछ भी होगा। अब उंगली कट गई किसी की तो उसमें पैसा नहीं मिलेगा। छोटी छोटी चीजों का नहीं, इनका एक अपना पूरा स्ट्रक्चर है कि अगर ये समस्या होगी, उनके टर्म्स में आती है, उनकी पॉलिसी में आती है, ये दिक्कत हुई है, तब वो पैसा देते हैं। ऐसे नहीं किसी को पैसा दे दिया, तो ये चीज होता है। कहते हैं पॉलिसी धारक अपनी मृत्यु के बाद अपने परिवार के कुछ कवरेज के लाभ उठा सकता है इस पॉलिसी के अंदर, ठीक है। बीमित व्यक्ति, ठीक है, नियमित मासिक वर्ग को भुगतान करता है, यानी हर महीने कुछ पैसा देता है। वार्षिक के साथ साथ ये एक्यूमिशित भुगतान के लिए भी मध्य भुगतान कर सकता है, ठीक है। तो कुछ साल में भी कर सकता है और टाइमली वाइड भी कर सकता है, यानी 3 महीने में, 6 महीने में भी अपना प्रीमियम भर रहा होता है कि मेरे को कल कुछ हो गया तो पैसा परिवार को मिलेगा। इसे जब तक जीवित रहता है तब तक पॉलिसी धारक के लिए कोई लाभ नहीं मिलता इसमें, ठीक है। टर्म इंश्योरेंस अनिवार्य है, एक ऐसा जीवन कवर ना करे जो बचत या निवेश योजना हो, ठीक है। यानी कि सिंपली कहता है कि इस योजना के तहत जब डेथ होगी तो परिवार को पैसे मिलेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा कुछ ना कुछ पैसे की भुगतान करता रहता है मासिक और उसके तय पर, ठीक है, ये होता है। तो पहले योजना होगी। दूसरी आते हैं टर्म इंश्योरेंस, अनिवार्य रूप से एक जीवन कवर है जो बचत निवेश में योजना है, ठीक है। अब देखो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, कई बार क्या होता है लोग जो LIC वगैरह कराते हैं ना, तो उनको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। जो लोग ज्यादा कमाते हैं तो उनको टैक्स भरना पड़ता है, तो उस टैक्स में बेनिफिट पाने के लिए वो लोग LIC कराते हैं। तो LIC में जो प्रीमियम भरते हैं ना, उनके टैक्स में से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। तो ये टर्म इंश्योरेंस वाला है कि साथ ही यदि कोई पॉलिसी की अवधि पूरे कर लेता है तो कोई लाभ नहीं होता है और ना तो
पॉलिसी धारक को उसके परिवार को कोई भी राशि मिलती है। यानी मान लो आप जिंदा हो और आपने एक इंश्योरेंस करा रखा है, पैसा भर रहे हो, तो पॉलिसी पूरी हो गई। आपको ऐसा बोला गया कि 10 साल तक भरने हैं, लेकिन 10 साल तक आप मरे ही नहीं उसके बीच में, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपने भर दिया, इट्स ओके। तो ऐसा होता है, मतलब काफी सारी टर्म्स कंडीशंस होती है, काफी सारी। तो ये चीज होता है। कहता है पॉलिसी की कोई भी परिपक्वता तिथि नहीं होती है, लेकिन केवल बीमा धारक और मृत्यु के बाद परिवार को कवरेज मिलता है। ठीक है, अब मान लो आप पूरी जिंदगी मरे ही नहीं, या आप नेचुरल डेथ कर गए, बुढ़े हो गए तब मर गए, तो उस समय में पॉलिसी से पैसा नहीं मिलता है। फिर आता है टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपको पता है कि पात्रता उम्र में, ठीक है, पात्रता उम्र में प्रवेश करने मतलब 18 साल के होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार के अधिक से अधिक विवाहों को टर्म प्रोटेक्शन प्लान खरीद सकते हैं। समय से पहले टर्म पॉलिसी खरीदने से कम प्रीमियम पर बड़ी मात्रा, देखो सिंपल सी बात है कि आपने कोई टर्म इंश्योरेंस खरीद लिया बहुत जल्दी, ठीक है, इसमें कंपनियों का फायदा होता है। कंपनी को पता है कि मरेगा कौन, ठीक है, तो जैसे मान लो कोई 19 साल का बच्चा है, 18 साल का कंप्लीट हुआ उसका, इसलिए उसने टर्म पॉलिसी खरीद ली। अब उसके पास काफी सारा टाइम है, वो जल्दी तो मरेगा नहीं, तो उसका जो पॉलिसी है वो जल्दी मेच्योर हो जाएगी, यानी वो 20 साल में 10 साल में अपनी पॉलिसी भर देगा और वो फ्री हो जाएगा। तो और जो LIC वाले उनको तो पैसे मिल गए और आप मरे नहीं, आप नेचुरल डेथ से मर रहे हो। तो जो कम उम्र में जल्दी पॉलिसी कराते हैं उनमें ज्यादा फायदा होता है, किनको, कंपनी वालों को, मतलब LIC वालों को। लेकिन जो लेट कराते हैं, जैसे मान लो किसी को पता है कि भाई वो बीमार रहने लग गया है, उसकी एज हो गई है 50 साल, तो 10 साल भरेगा और 60 में अगर कोई बीमारी आएगी या हेल्थ इंश्योरेंस होगा उसका, तो उसको फायदा मिल जाएगा को। तो इस तरह से कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस भी इसके अंदर होते हैं। आगे कुछ सुविधाएं देख लो आप, परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुविधा मिल जाती है, कम प्रीमियम में उचित कवरेज हो जाता है, कम पैसे में ज्यादा पैसे वापस मिल जाते हैं, ऋण और संपत्ति की सुरक्षा हो जाती है, ठीक है, गंभीर बीमारी में देखभाल हो सकता है आपका, मृत्यु का लाभ हो सकता है, ठीक है, और आकर्षण लाभ होते हैं। तो ये सारे फायदे हैं जीवन बीमा के। तो पेपर में आएगा तो अब लिख देना, ठीक है भाई। तो ये था आपका पूरा जीवन बीमा के ऊपर, पॉलिसीज के फायदे नुकसान 7 टाइप के होते हैं, इतना एक्सप्लेन करना है। अगला आता है भाई शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, मार्केट क्या होता है, आप निवेश कैसे करते हो पैसे को। तो बात सुनो ध्यान से। मान लो एक कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है, अब वो बिजनेस मान लो वॉच को सेल करती है, घड़ी को, अच्छा खासा पैसा कमा रही है, लेकिन इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग के लिए पैसा कंपनी के पास नहीं है, तो क्या करती है उस कंपनी का जो 100% का कोई मालिक रहा होगा ए नाम का, वो किसी से पैसे लेगा और बोलेगा कि मेरी कंपनी में तुम शेयर खरीद लो, ठीक है, पहले हिस्सेदार बन लो। फर्स्ट टाइम ये कंपनी आ रही है सेबी में, सब थोड़ी थोड़ी बातें आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये मान लो बोलेगा कि 20% कंपनी मैं तुमको देता हूँ, 80% मैं अपने पास रखता हूँ, इस 20% कंपनी का मैं तुमको मालिक बना रहा हूँ, इसके बदले आप मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो, 10 करोड़ रुपए दे दो और दो 20%। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से इसका शेयर हो गया। क्या हो गया, शेयर। अब शेयर्स कई तरह के होते हैं, एक होता है पहला प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, प्राथमिक शेयर। तो बता दो प्राथमिक शेयर क्या होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाभ होते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे के। प्राथमिक शेयर में जब कंपनी बंद होती है या जो डिविडेंड होता है, जैसे कंपनी को मुनाफा होता है ना, तो कुछ पैसा देती है वो अपने जिन्होंने शेयर को खरीद रखा है। जैसे वॉच वाली कंपनी को फायदा होगा तो जो 20% ले रखा है ना, इसको कुछ पैसे देगी वो। तो इस केस में क्या होगा कि प्रेफरेंस शेयर जिसके पास रहता है उसको जल्दी डिविडेंड मिलता है, या कंपनी जब क्लोज होगी तो इसको जल्दी पैसे या ज्यादा लाभ देते हैं, ये होता है प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। प्रियोरिटी ऑफ डिविडेंड, हायर क्लेम एसेट्स एंड लिक्विडेशन, और लिमिटेड नो वोटिंग राइट्स, ठीक है। अब देखो, तो जिसके पास प्रेफरेंस शेयर है, पहले बता दे रहा प्राथमिकता, ये 3 फायदे होते हैं, उसको जो एक्स्ट्रा लाभ है कंपनी से पहले मिल जाएगा, वो अपने पैसे को जल्दी निकाल सकता है, बेच के खरीद सकता है, बेच सकता है या, है ना। और दूसरा चीज की कंपनी के अंदर अगर किसी मैनेजर को या कोई बड़े डिसीजन तो उसमें वोटिंग भी कर सकता है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास प्राथमिक शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। समझ गए बात। इस तरीके से बुल और बियर होता है। जैसे मान लो कहता है कि ऑप्टिमिज्म, मार्केट राइज 20% आफ्टर 2 आवर्स, द इकोनॉमिक स्पेंडिंग एंड अरेंज लेवल लेंथ इज 7। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज की बाइंग जो होती है, लोग बहुत ज्यादा शेयर को खरीदने लग जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो वो मोड होता है आपका बुल मोड, कि लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर को खरीद रहे हैं। अब एक टाइम आता है कि मार्केट नीचे जाता है, लॉस होने लगता है, लोग अपना प्रोडक्ट मतलब शेयर्स को बेचने लग जाते हैं या नुकसान होने लग जाता है, तो वो आपका होता है बेयर मोड, ठीक है। तो यानी 20% मार्केट अगर ऊपर जाती है पिछले 7 सालों का एनालिसिस करके, तो उसको हम बोलते हैं बुल मोड। अब इसी को छोटा छोटा अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। अब ये कुछ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो मल्टीपल टाइम आए हैं, हमें भी पीपीटी मिली तो हमने आपको ये शेयर कर दिया है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है अधिनियम शेयर, ठीक है, वीरता, याद रख लो भाई,
हिंदी मीडियम प्लीज। तो अधिमान शेयर बोलते हैं, अधिमान शेयर बोलते हैं, ठीक है। अधिमान शेयर्स की मैंने विशेषता आपको बता ही दी, देख लो। अधिमान शेयर वो शेयर है जो विशेषता में प्राथमिकता अधिकारों को लेकर आता है। जैसे इक्विटी शेयर पर किसी भी लाभांश के भुगतान करने से पहले, अब एक इक्विटी शेयर होती है, जैसे मान लो 20% किसी के पास थे, उसने सोचा कि अब मैं कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, वो किसी और को बेच देता है, तो जब दूसरे बंदे के पास जाता है, तीसरी बार बिकता है, वो इक्विटी शेयर होता है। तो इक्विटी शेयर से पहले जब लाभ मिलता है, वो मिलता है आपको अधिमान शेयर पर। किस पे? अधिमान शेयर पे। हिंदी में पढ़ाना बहुत मुश्किल है भाई। एक निश्चित दर पर लाभांश इनके शेयरों पर दिया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो कुछ लाभ मिलते हैं एक्स्ट्रा, जैसे कि दूसरा, कंपनी में समापन में समय, पूंजी में इक्विटी में शेयर धारकों को वापसी से पहले अधिनियम शेयर की चुकाई जाती है। बिल्कुल सिंपल बात है, जब कंपनी क्लोज होती है, जो पैसा होता है ना, तो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, अधिमान शेयर वाले बंदे होते हैं, उनको पहले दिया जाता है, ठीक है। वीरता शेयर्स जिसमें दिए जाते हैं, और आमतौर पर इनके पास क्या होता है, अपने पास इनके पास ऑप्शन होता है कि ये वोटिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आमतौर पर ये पसंदीदा स्टॉक के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। यानी जो पहले पर्सन होते हैं ना, जो कंपनी में पहले लगाते हैं, वो हमेशा स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहली बार ट्रस्ट दिखाते हैं, है ना, उस कंपनी पे, जब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी। तो ये आपके कहलाते हैं अधिमान शेयर। आगे देखते हैं बुल एंड बियर मार्केट क्या होता है, बाजार क्या होता है। तो देखो कहता है शेयर बाजार में बुल एंड बियर। अब देखो बुल का मतलब क्या होता है, जो ऊपर जाता है, इसमें तेजी होती है, और बियर का मतलब होता है जो सुस्त होता है, धीरे धीरे गिरता जाता है। तो उसी के नाम पे इसको रखा गया। भालू का चित्रण आपको देखते होगे आप। कहता है कि शेयर बाजार में अपनी एक भाषा होती है, ये एक शेयर बाजार की लैंग्वेज है, ठीक है। जब बाजार तेजी से रुख में रहता है, यानी ऊपर जा रहा होता है, तो लोग आशा करते हैं शेयर को खरीदते हैं। इसीलिए जब बाजार तेजी से आता है, तो अगले दिन सेंसेक्स ग्राफ ऊपर होता है, जिसे हम बेल चित्र से दिखाते हैं, बेल चित्र से दिखाते हैं। अब जब बाजार गिरता है, तो उसको भालू चित्र दिखाते हैं। बस वही बात होती है इसमें, ठीक है। यही जानवरों के हमला करने के तरीके पर बताया गया है। जब कभी बैल हमला करता है, तो अपने शिकार को नीचे से उठाकर ऊपर की ओर उछालता है, तो उस पे रखा गया, ठीक है। जबकि भालू अपने शिकार को हमेशा पंजे में कसकर दबा देता है। तो वो बात है भाई, इस आइडियोलॉजी पे रखा गया है कि जो शिकार किस तरीके से करता है। तो जो आपका बुल होता है, वो शिकार को ऊपर की तरफ उछालता है। जो आपका बियर होता है, ठीक है, यानी भालू जो होता है, वो शिकार को नीचे की तरफ दबोच देता है। तो ये छोटी-छोटी बातें थी जो तुम लोगों को पता है, इसमें कुछ हैवी है नहीं। अगला था सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो देखो सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये सिंपल सी बात है, छोटी-छोटी विशेषताएं हैं इसकी। तो सुकन्या समृद्धि योजना लड़कियों के लिए होता है, आपको पता ही है, ठीक है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आया था, ठीक है। ऐसी योजना और होनी चाहिए, लड़का पढ़ाओ लड़का बचाओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। कमेंट में जो था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा। लड़कों के साथ नाइंसाफी बहुत हो रही है भाई। तो यह 10 वर्ष से कम उम्र में आप बालिकाओं के लिए माता पिता इसको करा लेते हैं, इस योजना को करा लेते हैं, ठीक है। अकाउंट खोला जाता है। यह अकाउंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। अब ध्यान सुनो इसकी खास बातें। ये 10 साल से कम उम्र, 10 साल की उम्र के बाद आप कुछ खुलवा सकते हो, ठीक है। मतलब 10 या 10 से कम उम्र में खुलवा सकते हैं, माता पिता खुलवाते हैं। अब ये आपके बैंक अकाउंट में भी खुल सकती है, इस योजना का लाभ मिल सकता है, और पोस्ट ऑफिस में भी खुल सकता है। और अकाउंट को 21 से 18 वर्ष के आयु के बाद शादी या तक चलाया जा सकता है, ठीक है। अभी जब तक लड़की 21 से 18 साल की नहीं हो जाती है, तब तक उस अकाउंट में आप कुछ पैसे अमाउंट जमा करोगे, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा 18 या 21 साल बाद, जब बच्ची बड़ी हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना 21 साल का मेच्योर होता है। 21 साल पर क्या होता है, मेच्योर होता है। हालांकि लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद पढ़ाई के लिए यहाँ से खाते से राशि निकाली जा सकती है, ठीक है भाई। तो समझ गए, 18 साल से पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन 21 साल पे मेच्योर होती है, ठीक है। फरवरी 2023 तक इस योजना में लगभग 3 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके थे, ठीक है। अभी तो ज्यादा हो चुके होंगे, शायद से 3.5 करोड़ हो चुके होंगे, ठीक है। ये चीज होता है। तो वो था सुकृति समृद्धि योजना। अब ये पेपर में आता है, क्योंकि एक जनरल टॉपिक है ये। तो इसकी विशेषता याद रख लो भाई, 21 से 18 साल, 21 साल मेच्योरिटी पॉइंट है। 10 या 10 से कम उम्र वाले खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी खुल जाता है, और अकाउंट वहां पे भी खुल जाता है आपके बैंक अकाउंट में। अलग है प्राथमिक और द्वितीय बाजार क्या होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। जब मान लो शेयर्स इशू किए गए, नई कंपनी आई, लिस्टेड हुई, तो उसका शेयर आपने खरीद लिया, तो आप पहले कस्टमर बने, तो वो प्राथमिक बाजार है, जब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर को इश्यू करती है। अब कई बार क्या होता है, अपनी कंपनी दूसरी बार भी इश्यू करती है, और कई बार आप अपना शेयर दूसरी बार बेच देते हो किसी को, तो वो आपका प्राथमिक सेकेंडली होता है। कहता है जब निवेश जनता सीधे खरीद कर प्रति भूमित्व निवेश करती है, इसे प्राथमिक बाजार कहते हैं। इस बाजार में कंपनी अपने प्रतिभूतियों को पहली बार जनता के बीच में बेचती है, मैं बता चुका तुम लोगों।
जो शेयर, बॉन्ड आदि हो सकता है। कंपनी आमतौर पर प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ लेकर आती है ना, जैसे अभी पीडब्ल्यू वाले भैया का आईपीओ आया था, ऐसे ऐसे दूसरी कंपनियों का आईपीओ आता है। तो मान लो इस आईपीओ आया, उन्होंने कहा कि हम 20% अपना हिस्सा बेचेंगे 40 करोड़ रुपए में, और लोगों ने खरीद लिया। फिर देखा कि कंपनी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, तो लोगों ने पैसा कमाने के लिए अब या कंपनी ने दोबारा शेयर को बेचे, कंपनी ने दोबारा शेयर बेचे, तो कंपनी ने पहले 20% बेचे, अब उसने 30% बेच दिए। तो अब जो लोग खरीदेंगे वो आपके कहलाएंगे द्वितीय बाजार अर्थ, ठीक है, सेकेंडरी मार्केट होगा। और ये भी हो सकता है कि जो 20% शेयर लोगों के पास है ना, इसका प्राइस बढ़ गया, 40 करोड़ में 20% उन्होंने खरीदा, 40 करोड़ रुपए दिए, 20% कंपनी के शेयर रख लिए। अब क्या हुआ कि यही चीज 20% ही का प्राइस हो गया 60 करोड़, तो लोगों ने इसको दूसरे लोगों को बेच दिया, दूसरे लोगों को ये वाला 20% शेयर बेच दिया। तो इस केस में फिर आपका हो गया। कहता है कि एक द्वितीय बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर प्राथमिक बाजार के जनता पेश किए जाने के बाद कंपनियों को प्रतिभूतियों को कारोबार होता है। अब कहता है कि प्रतिभूतियों यानी शेयरों को, वाह क्या नाम है, शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो लोग कभी शेयर को खरीदते हैं, लोग कभी बेचते हैं, यानी जिसके पहले ही वो कस्टमर होते हैं वो क्या करते हैं, उस शेयर को कहीं ना कहीं बेचते खरीदते रहते हैं, तो उससे हम बोलते हैं द्वितीय बाजार। समझ गए होंगे तुम लोग, कॉन्सेप्ट से मैंने समझा दिया है कि पहले आईपीओ आते हैं, जिसने खरीदा 20% वो प्रथम हुआ, लेकिन यही फिर 20% किसी को कोई बेच रहा है, दूसरे पर्सन को बेच रहा है, या कंपनी दोबारा शेयर बेच रही है, सेल कर रही है दोबारा, तो वो चीज होता है आपका द्वितीय बाजार। अगला आता है रिजर्व बैंक। क्या है, देखो आरबीआई होता है, आरबीआई एक देखा जाए तो एक बैंक ही है, ये नेशनल लेवल का बैंक है, ये सारे गाइडलाइंस जारी करता है और सारे बैंकों पर नजर रखता है कि कौन सा बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, और ये ब्याज दर क्या होना चाहिए, बैंक के पास कितना पैसा होना चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल करता है। और ये जो पॉलिसीज नीतियां बनाता है ये सारे बैंकों को फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई, इस चीज को देखते हैं। तो कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, इसीलिए 1 अप्रैल को क्या न्यू ईयर की तरह मनाया जाता है फाइनेंस के अंदर, ठीक है। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार भारत में अर्थज्ञात यानी बाबा साहेब अम्बेडकर, देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने कई सारी नीतियां बनाई, तो उस नीतियों के तहत इसकी स्थापना हुई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है। अब देखो कहते हैं उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देश थे, मैं बता ही चुका तुमको, ठीक है, यानी उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, उनके आधार पर रिजर्व बैंक का केंद्र कार्यालय पहला क्या था, कलकत्ता था, क्योंकि ब्रिटिश वहां पे राज करते थे, कलकत्ता पहली राजधानी थी ब्रिटिश के लिए, ये दिल्ली तो बाद में बनी, ठीक। तो जिससे 1937 में स्थगित रूप से बंबई में स्थानांतरित कर लिया, फिर ये कलकत्ता से कहा है बंबई आया 1937 में रिजर्व बैंक इंडिया। फिर केंद्र कार्यालय और कार्यालय जहां गवर्नर बैठते हैं और नीतियां निर्धारित की जाती है। यद्यपि ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभ निजी स्वामित्व बैंक जैसे स्वतंत्रता भारत 1 जनवरी 1949 के बाद इसका राष्ट्रीय कार्यकाल भारत सरकार, देखो सिंपल सी बात है कि ये बंबई में क्यों था, बंबई में इसलिए गया क्योंकि वहां पे ब्रिटिश के जो लोग थे वो नियंत्रित करते थे, आरबीआई को पहले ब्रिटिश लोग ही नियंत्रित करते थे, वो जहां जहां जाते थे, कलकत्ता गए, कलकत्ता में उन्होंने किया, इसको वहां पे स्थापित किया, फिर कलकत्ता से बंबई लेके आए 1937 में, तो ये हुआ। लेकिन 1 जनवरी 1949 के बाद जब हमारा अपना खुद का स्वराज आया, 26 जनवरी 1949 को हमने अपना अपना गणतंत्र दिवस बनाया, मतलब क्या किया, वो गणतंत्र दिवस के दिन अपनी पॉलिसी को जारी किया था ना हमने, संविधान को जारी किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1900 समथिंग में ना उसकी मांग की गई थी 1930 में पूर्ण स्वराज की, कि हमारा स्वराज होना चाहिए, हमारा देश है तो हम राज करेंगे हमारी सारी चीजों पर, गांधी जी के नेतृत्व वगैरह में, ठीक है। तो 1 जनवरी 1949 को अब चीजें क्या की गई, उस पर नियंत्रण भारत सरकार का हो गया पूरा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्र बैंक है, जो मैं आपको बता चुका हूं यार, ठीक है। यह मौद्रिक नीतियों पर कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज पर ध्यान देता है, ठीक है। बैंक के अंदर कितना पैसा होना चाहिए, बैंक कितने ब्याज दर पे देगा, ये सारी चीजें तय करता है, ठीक है। कहता है कि एक केंद्र निर्देशक मंडल आरबीआई विभिन्न मामलों में नियंत्रित करता है। भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड में नियुक्ति की जाती है। अब कुछ कुछ लोग होते हैं वो वित्त मंत्रालय में होते हैं, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो वे इन सबका क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, क्या करते हैं, इन सबका नियंत्रण करते, देखरेख करते हैं। कहते हैं एक वित्त क्षेत्र में सभी पहलुओं पर अब ये सारे अलग अलग पहलू पे ध्यान दिया जाता है, जैसे संस्था, वाणिज्य, बैंक को क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, जो गैर बैंकिंग कंपनीज है, ठीक है, एनबीएफसी है, ठीक है, एनबीएफसी है, उन पे भी ये लोग ध्यान देते हैं। तो ये काम होता है, एक तरीके से गाइडलाइंस जारी करता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो देखो बैंकों को अच्छी तरह बैंक नोटों के
निगरानी और नियंत्रण करना कि भाई बैंक में कितना मुद्रा है, कितना ऋण है, कितने ऋण पे दिया जाए, कितने लोगों को फायदा दिया जाए, कितने लोगों को नुकसान दिया जाए, ये सारी चीजें क्या करता है ये। मौद्रिक नीतियों को तैयार करना, मौद्रिक नीतियों को तैयार करना, वित्तीय प्रणाली और विनियम को प्रवेश करना, यानी देख रेख करना, ठीक है। विदेशी मुद्राओं का प्रबंधन करना। कई बार क्या होता है कि हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो आरबीआई उन पे बहुत ज्यादा नजर रखता है कि कितना टैरिफ लगाना है, टैक्सेस लगाना है, ये सारी चीजों पर, ठीक है। मुद्रा को जारी करना भी काम आरबीआई का ही है, गवर्नर का साइन होता है, आपने देखा होगा 100 का नोट, 500 का नोट, और इनके विनियमित करना, प्रचालित करना, ये सही से चले, ठीक है। शाखा पे नियंत्रण, मुद्रा के लेन देन पर नियंत्रण, ठीक है। और सरकार और बैंकर, मतलब बैंकर और बैंकों के बीच में सही रूप से काम कर सके, यानी कोई बैंक ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने जो पैसे जमा किया उसका हक मार ले या उसके साथ मिसयूज करे, तो ये सारी चीजों का नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। ये आएगा, पेपर में आएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको आने से। यूएलआईपी क्या होता है? देखो, यूएलआईपी एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जिस पॉलिसी के तहत अगर आप अपना प्रीमियम यानी अपने समय पे पैसे जमा करते हो तो आपको जीते जी लाभ मिलता है, इसमें कोई जरूर नहीं कि मरना पड़ेगा, इसीलिए यूएलआईपी थोड़ा खास हो जाता है। कहता है यूनिट लिंक्स इंश्योरेंस प्लान, याद रखना, डेफिनेशन जरूर लिखना, यूनिट लिंक्स इंश्योरेंस प्लान, यूनिट लिंक्स, ठीक है, लिंक्ड, यूनिट लिंक्ड, लिंक्ड पढ़ लेंगे ना इसको, इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, एक तरफ का लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसमें कस्टमर को वेल्थ क्रिएशन और लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर डेथ होगी तो भी फायदा मिलता है, या आप जीते जी भी अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, बचा सकते हो। यानी एक से एक ऐसा प्लान जिसमें एक टर्म प्लान लाइफ कवरेज प्रदान करता है, तो दूसरा आपको निवेश करने के लिए मौका मिलता है। देखो, अगर आपने प्लान खरीद लिया तो आपको जीते जी भी पैसे मिल जाएंगे, और जो आप टैक्सेस भरते हो उधर उधर वो भी फायदा हो जाएगा, और प्लस आपकी एक हैबिट बन जाएगी पैसे जमा करने की। तो ये सारा फायदा यूएलआईपी से आपको मिलता है। कहता है कि आसान शब्दों में यूएलआईपी एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है, ठीक है, ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसके अंदर बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत एक बीमा और एक निवेश योजना लेकर आते हैं। केवल बीमा ही नहीं देते हैं बल्कि निवेश का लाभ भी प्रदान करते हैं। साथ ही सेक्शन 80C, ये लिख लेना अपने एग्जाम में, तहत इसमें टैक्स की रियायत भी मिलती है, मैं बता चुका तुमको पहले। कुल मिलाकर बाजार मौजूदा तापमान तमाम प्रोडक्ट्स की तुलना में एक शानदार इन्वेस्टमेंट का टूल है, ठीक है। इसमें पैसा आप लगाओगे तो आपको मिल भी जाएगा, टैक्स में भी छूट मिल जाएगा, और अगर डेथ कर जाते हो किसी दिक्कत से तो भी आपको फायदा हो जाता है। ये है। अब इसके फायदे, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका मेच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह से मुक्त यानी टैक्स फ्री होती है। इसमें जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स गवर्नमेंट नहीं काटती है। इसमें लाइफ कवरेज भी होती है, यदि कुछ हो जाता है उसमें आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। डेथ बेनिफिट्स भी शामिल होते हैं, मरने के बाद परिवार को पैसे मिल सकते हैं। इमरजेंसी स्थिति में कुछ पैसे भी आपको मिल सकते हैं, यह राशि टैक्स फ्री होती है, ठीक है। तो ये सारे फायदे हुए। यूएलआईपी में डेथ बेनिफिट्स भी शामिल है अगर पॉलिसी अवधि के दौरान कोई होल्डर, अगर जैसे मामला में पॉलिसी खरीदी है और अचानक से डेथ हो जाती है, 10 साल की पॉलिसी है उसके बीच में, तो पैसे मिल जाते हैं। तो यूएलआईपी इसलिए बेस्ट है। और इसका क्वेश्चन आता है, यूएलआईपी 5 साल के लॉक इन पीरियड पे चलता है। अब लॉक इन पीरियड क्या होता है कि 5 साल से पहले आप ना कुछ कर सकते हो, ना पैसे निकाल सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। 5 साल के बीच में किसी की डेथ हो जाती है तो उसको फायदा मिलेगा। 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है। अब 5 साल के बाद विड्रॉल पर कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, यानी विड्रॉल कर सकते हो, उसके बाद आपको पैसा नहीं देना है। अब कुछ एजेंसी इसको क्या करते हैं, शिक्षा, लॉन्ग टर्म इत्यादि के लिए, फायदे के लिए यूज करते हैं इसका, ठीक है। तो ये था। अब देखो, भारतीय डाक कौन कौन से वित्त सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है, यानी फाइनेंसिस कौन कौन से हेल्प करता है, कौन से भारतीय डाक आपके जो होते हैं। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो आपके भारतीय डाक है यानी पोस्ट ऑफिस है, वो सबसे पुराने टाइम के बैंक है, उन्हीं से लेन देन होता था, इंटरनेशनल भी लेन देन होता था। वहीं पर आज भी गाँव में पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा होते हैं, लोग निकालते हैं, गाँव में आज भी ऐसा होता है, पोस्ट ऑफिस आज भी गाँव में चलते हैं। तो ये चीज होती है। कहता है बचत हमारे समाज के लिए एक ऐसा व्यक्ति, मतलब सिंपल सी बात है कि हम पैसे को बचाते हैं, वहां पे सेव करते हैं। कहता है पोस्ट ऑफिस बचत योजना लेकर आता है, ठीक है। डाक विभाग यानी इंडियन पोस्ट के पास लगभग 1.5 लाख से अधिक डाकघरों का नेटवर्क है, ठीक है। डाकघरों द्वारा 9 विभिन्न बचत योजनाओं का पेशकश की जाती है। अब ये लोग भी बहुत सारे अलग अलग प्लानिंग लेके आते हैं, कौन, पोस्ट ऑफिस वाले, तो इनके पास 9 योजनाएं होती है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो, यही अपना पोस्ट ऑफिस का साइन होता है, ऐसा वहां का पासबुक होता है, ये अपने डाकिया भैया होते हैं, यही तो लेकर आते तुम लोग सरकारी नौकरी का लेटर, भगवान करे सबको आए एक दिन। तो ये सारी चीजें होती हैं बच्चों। तो इनके क्या क्या फायदे हैं उस चीज को एक बार देखते हैं। सबसे पहला कहता है कि उच्च ब्याज दर, ठीक है। आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते हो, उसमें पैसा भरते हो तो भी आपको क्या मिलता है, ब्याज दर मिलता है, ठीक है। कर योजना भी आपको प्रोवाइड करा देती है अपने स्वयं और व्यक्तिगत वित्त का लाभ के लिए,
डाकघर बचत योजना, ठीक है, इत्यादि। तो ये भी कई तरह की आपको योजनाएं प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें आप पैसा जमा करोगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है, आप उधार भी ले सकते हो, आप इसमें एलआईसी वगैरह की तरह जो पॉलिसीज होती है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस की बचत योजना, तो पहला आता है बचत खाता, यानी इसको बोलते हैं एसबी, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, एसबी बोलते हैं। तो यार बचत खाते समझ जाओ ना नाम से ही, इसमें क्या होता है, आप इसमें कुछ पैसे जमा करते हो, पैसे सुरक्षित भी रहते हैं, आप उसको निकाल भी सकते हो और जमा कर सकते हो, जितना कम ज्यादा कितना भी, और इसमें आपको लाभ भी मिलता है। ठीक है, तो अगला आता है सरल शब्दों में खाता, जिसके लिए पैसे बचाने के लिए प्रतिदिन लेन देन भी कर सकते हो। यह खाता 500 रुपए के साथ साथ व्यवसायिक के 2 वयस्कों में निलंबित है, एक और अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है। तो ये 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक अभिभावक खोल सकते हैं, 500 से शुरुआत हो जाती है इस अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब अगला आता है ब्याज प्रति व्यक्ति वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाता है। ठीक है, तो अब आपने पूरे 1 साल पैसे जमा किए, ठीक है, 1 साल पैसा क्या किया, सबमिट किया, तो एंड में साल के आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये चीज होता है। फिर अगला 5 ईयर ऑफिस रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यानी आरडी जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, आरडी, हिंदी में बोलते हैं 5 वर्ष आवर्ती जमा। 5 वर्ष आवर्ती जमा यानी कि 5 साल होता होगा, आप कुछ पैसा जमा करेंगे, लास्ट में कुछ आपको ब्याज मिलेगा 5 साल के बाद। तो ये वही है भाई, नाम से क्लियर हो रहा है। कहते हैं कि आवर्ती एक का अर्थ है कि एक बार ब्याज नियमित रूप से हो रहा है, ठीक है, यानी पैसा जमा हो रहा है। आरडी, ठीक है, योजना के उद्देश्य व्यक्ति को नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी आपका फिक्स हो गया ना कि भाई हर महीने इतना पैसा डालना है, तो इसमें आप उतने पैसे डालते हो हर महीने। आरडी खाता न्यूनतम 100 रुपए में खुल जाता है, प्रति माह आप 10 रुपए भी जमा कर सकते हो, या आप चाहो तो 1 लाख भी महीने का जमा कर सकते हो। 5 साल तक आपको जमा करना है, जिसपे आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत सही होता है आपके पैसे को बढ़ाने के लिए, यानी ब्याज के ऊपर जो पैसा आया उसके ऊपर फिर ब्याज लगता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज इसमें मिलता है। कहता है आरएनडी को 5 साल और बढ़ने का विकल्प भी उपलब्ध है। अब मान लो कोई चाहता है कि मैं 5 साल तक अपना पैसा भरता रहूं, क्योंकि 5 साल बाद मुझे घर लेना है या कुछ भी करना है, शादी करनी है, कुछ भी करना है, तो 5 साल तक इसमें पैसे डालेगा। अब उसकी हैबिट बन जाएगी कि डालना है, ठीक है, और सेव भी रहेगा पैसा, तो 5 साल तक वो डालेगा। अब चाहता है वो 6 सालों के साथ, तो वो टाइम लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है, तो ये चीज है। फिर अगला अकाउंट होता है टीडी, इससे पहले कौन सा पढ़ा, आरडी, उससे पहले कौन सा पढ़ा, एसबी। तो अगला आता है कि सावधि जमा, यानी कि ये एफडी की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, एक निश्चित अमाउंट आप जमा कर देते हो और वो कुछ टाइम बाद आपको मिलता है कुछ इंटरेस्ट के साथ, बीच में आप नहीं निकाल सकते परिवर्तन मेच्योर होने से पहले, तो ये एफडी की तरह होता है। यह एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित राशि जमा करता है, मैंने आपको जो बता दिया था, परिपत्र होने पर राशि मिलती है, मेच्योर होने पर आपको पैसे मिलते हैं। सभी टीडी खातों में ब्याज वार्षिक रूप से तय होता है, हर साल, मतलब 1 साल में जो भी पैसा आपने जमा किया उस पर इंटरेस्ट मिलता है, उस पर ब्याज मिलता है। इसकी गणना, ठीक है, त्रैमासिक रूप से की जाती है। टीडी खाता खोलने के लिए न्यूनतम होना चाहिए पैसा 1,000 रुपए, एफडी कराना 1,000 रुपए। आप, कहता है कि सावधि जमा टीडी को 1, 2, 3 या 5 साल के लिए भी रख सकते हैं, ये सही है। 1 साल के लिए भी आप एफडी कर सकते हो, 2 साल के लिए भी टीडी करते हैं। वैसे इसमें एफडी बैंकों में करते हैं, इसमें क्या करते हैं, टीडी करते हैं। 10 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिग के नाम पर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट, ये एफडी वगैरह हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, माता पिता चाहते हैं अपने बच्चे के नाम पर एफडी कराना, तो करा सकते हैं 10 साल से या उससे ज्यादा। फिर वही सुकन्या समृद्धि योजना, उसके उसके तहत ये खाता खुलता है बैंक में। चौथा कहता है सुकन्या समृद्धि योजना भारत का एक बचत योजना है, ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत की बालिकाओं यानी लड़कियों को पढ़ने के लिए और या उनकी शादी ब्याह के लिए पैसे की जब आवश्यकता होती है तो वो है। कहता है एसएस खाता, यानी 10 वर्ष से कम आयु की बालिका और उसके नाम माता पिता द्वारा खुलाया जा सकता है, ठीक है, 10 वर्ष या उससे कम में, याद रखना कितना वर्ष, 10 वर्ष। कहता है कि एसएस खाता न्यूनतम जमा रुपए, ये आपको पता ही है, खोला जा सकता है 250 रुपए से, न्यूनतम जमा और अधिकतम जमा के रूप में 1.5 लाख तक इसमें जमा कर सकते हैं, और न्यूनतम 250 से स्टार्ट कर सकते हैं। खोलने की तारीख से लेकर 15 साल, यानी आज अपने अकाउंट खोला तो 15 साल बाद ये टर्म प्लान मेच्योर होता है, 15 साल पूरे होने तक जमा किया जाता है, और उसके बाद, और देखो इसका मेच्योरिटी का वही प्लान है 18 या 21, ठीक है, तो 15 साल तक इसमें पैसे डालना है। ऐसे इसकी ब्याज की वर्तमान दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है, यानी 1 साल में कितना पैसा जमा किया उस पर इंटरेस्ट मिलता है। बालिका की 18 होने के बाद, यानी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आप निकासित कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज है, 10वीं कक्षा के बाद भी आप इसमें से निकाल सकते हो। और एसएस खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद ये परिपक्व होता है, तो जिस दिन आपने अकाउंट खोला है
यानी टीडी जिस दिन आपने मतलब एसएस खोला, ये तो एसएस है, जिस दिन आपने एसएस खोला है अपनी बालिका के फायदा के लिए, तो 21 साल बाद उसको ये प्लान मैच्योर हो जाएगा और 15 साल तक आपको पैसे जमा करना है। फिर आता है किसान विकास पात्र योजना। ये सब कौन चलाते हैं? ये सब हमारे पोस्ट ऑफिस वाले चलाते हैं, उनके द्वारा योजना है। किसान विकास पात्र यानी कि केवीपी, किसान पत्र विकास पत्र कहता है कि भारतीय डाक का एक प्रमाण पत्र योजना है। ठीक है, यह लगभग 10 वर्ष यानी 120 महीने की अवधि में एक बार निवेश को 2 गुना कर देता है। यानी अगर आप 10 साल तक पैसा जमा करते हो, ठीक है, तो कुछ टाइम मतलब 10 सालों तक अगर आप पैसा जमा करते हो, ठीक है, तो आपके पैसों का कर देता है, डबल कर देता है। सिंपल सी बात है, आपको फिर डबल मिलता है। तो कहता है कि 120 महीने, 10 वर्ष 120 महीने की अवधि में एक बार की निवेश में पैसे दोगुना कर देता है। मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने 10,000 डाल दिए, तो 10 साल बाद ये 10,000 क्या हो जाएंगे? 20,000 हो जाएंगे। अगर आपने 1 लाख डाल दिया तो 10 साल बाद ये 2 लाख हो जाएंगे। ये समझा था बिल्कुल। ठीक है, कहता है इंडियन पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र 1988 में स्टार्ट हुआ था। एक लघु बचत प्रमाण पत्र की योजना को पेंशन पेश किया गया था। तो ये 1988 में स्टार्ट हुआ था पोस्ट ऑफिस में हमारे। इसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को दीर्घकालीन के लिए वित्त, मतलब वही है भाई, लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, कहता है केवीपी एक व्यासक दौर से और संयुक्त खाते के मामले में अधिक 3 वैश्य द्वारा नाबालिग की और अभिभावक द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति 10 वर्ष के ऊपर नाबालिग, मतलब इसको कौन कौन खोल सकता है? तो ये आप कोई व्यक्ति भी खोल सकता है, लेकिन 10 साल से उम्र ज्यादा होनी चाहिए। उसके अभिभावक भी खोल सकते हैं, उसके पेरेंट्स भी खोल सकते हैं। तो ये है। ठीक है, जो व्यवसाय वगैरह करते हैं ये वर्ड देख लेना यार। अब कहता है कि अब केवीपी की, कहता है कि डिमेंटलाइजेशन यानी कागजी रहित रूप से खरीदा जा सकता है। यानी कि आप जैसे पेपर वर्क वगैरह था पहले होता था, अब आप ऐप वगैरह से भी खरीद सकते हो। ज्यादा पेपर वर्क इसमें नहीं होता केवीपी योजना में। ये मजदूरों, मतलब ये किसानों के लिए है। कहता है धन प्रेषण सेवाएं। देखो अब क्या क्या फायदा है। और कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर हो सकता है आज के टाइम में, मनी ट्रांसफर हो सकता है रैपिड। ठीक है, आसानी से आप कहीं से पैसे भेज सकते हो। पेपर वर्क बहुत कम होता है, कहीं से भी पैसा आ सकता है। जैसे होता है ना गांव में होती है औरतें और पति शहरों में काम कर रहे होते हैं, तो मनी ऑर्डर भेज देते हैं। मनी ऑर्डर आने में बहुत खुशी होती है, पति पे प्रेम आता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर डाकघर क्या करते हैं? अदा करता है एजेंट। याद आ रहा है तुम लोग को? एक लैंचो स्टोरी है ना, 10th क्लास की याद आएगी। तो उसमें क्या होता है, पैसा भेजता है, वो जाके पैसा देखता है मैं अपने डाकघर में, तो वो पैसे कम होते हैं, तो उसको लगता है कि डाकघर वालों ने उसके पैसे चुरा लिए, क्योंकि उसको भगवान पे बहुत फेथ होता है कि भगवान ने तो उसके पैसे भेजे थे, उसकी फसल जो खराब हुई थी। तो ऐसे करके डाकघर का ही काम होता है भाई। कहता है ये तेज तेज धन को प्रसारण सेवा करना। ई शब्द मतलब वही है कि डाक पोस्ट ऑफिस के आने से हमारी जो ई बैंकिंग है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट हुई है। आसानी से कहीं से मनी ऑर्डर आ सकता है, दिया जा सकता है, पैसा कहीं से कहीं भेजा जा सकता है और लिया जा सकता है। ठीक है, लाभार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे पाने वाला पैसा भेजना चाहता है। ठीक है, तो लाभार्थी होते हैं। ठीक है, और एक प्राप्तकर्ता होता है। प्राप्तकर्ता यानी जैसे बीबी हो गई, लाभार्थी यानी जो हस्बैंड पैसा भेज रहा है, और डाकघर जहां पर वो पैसा निकाल कर उस वाइफ को दिया जाता है। तो देखो उन्हीं को टर्म्स में दिखाया जाता है। मनी ऑर्डर क्या होता है? एक श्रृंखला शामिल पक्ष होता है, एक तरीके से पैसा आप भेजते हो। ये हो गया। कहता है कि मनी ऑर्डर घर पर भौतिक नगद वितरण का सक्षम बनाया जाता है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, घर पे ही पैसे देने आ जाता है डाकिया। ठीक है, तो पहले, लेकिन अब ये कम हो गया क्योंकि डाकिया को आने आने में बहुत टाइम लग जाता है। अब सीधा अकाउंट में यूपीआई वगैरह गूगल पे हो जाता है। तो कहता है इस अद्वितीय अद्वितीय आईडी का उपयोग करके मनी ऑर्डर ट्रैक किया जा सकता है। राशि 5,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 5,000 रुपए तक आपके घर पे भी आ जाता था, डाकिया दे जाता था। एक ऑर्डर आईडी होती थी। आज भी ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन आज लोग फास्ट जाने के लिए, मतलब फास्ट पैसा पाने के लिए वो करते हैं। अगला था अंतरराष्ट्रीय धन का एएमटी। देखो सिंपल सी बात है, बात समझाता हूँ कि डाकघरों के वजह से विदेश में भी अगर कोई है तो वो भी अपने पैसों को इंटरनेशनल लेवल पे लेन देन कर सकता है, भेज सकता है। कहता है कि मुद्रा हस्तांतरण सेवा योजना भारत के लाभार्थियों के लिए विदेश से प्रसारित व्यक्तिगत मुद्रे को हस्तांतरण का एक तेज सुगम तरीका है। ठीक है, यानी कि अगर आप बाहर विदेश में हो तो भी अपने पैसे को लेन देन कर सकते हो। ये है जो लगभग 195 कंट्रीज से पैसे को लेन देन किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस को इतना बढ़िया और अच्छा बनाया गया है आज भी। तो अंतरराष्ट्रीय एटीएम की तरह काम करता है ये।
ठीक है। फिर तत्काल मनी ऑर्डर भी हो सकता है इससे, भारतीय डाक से आप तत्काल मनी ऑर्डर का सेवा प्रदान भी कर सकते हो, जो तत्काल सुरक्षा, विश्वसनीय होता है और सुविधाजनक होता है, जिसमें आप 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए की धनराशि को नियमित तरीके से डाकघरों के माध्यम से भेजी जा सकती है, ठीक है। तो यह एक तत्काल वेब है, आधारित है, जिसमें जल्दी-जल्दी किसी को पैसा चाहिए या जल्दी-जल्दी कोई पैसा ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो ये चीज़ें कर सकता है, ठीक है। प्रत्येक द्वारा चयन किए गए 33 मानक संदेश प्राप्त डाकघरों हैं, जहां पर फॉर्म भरना होगा और धन प्राप्त करने के लिए पहचान प्रमाण प्रस्तुत, यानी कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है, आपका आईडी कार्ड, और वहां पे जाकर आप पैसे को ले सकते हो, ठीक है। प्राप्त राशि प्राप्त करता है, यानी जो लेना चाहता है पैसा, वो अपना वोटर आई कार्ड या फिर अपना आधार कार्ड देकर पैसा ले सकता है। तो ये चीज थी। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक निकासी। आज के टाइम पे आपका जो वेतन है इत्यादि, ये सब भी आप डाकघरों में इलेक्ट्रॉनिक निकास के द्वारा यूज कर सकते हो। यह योजना कब लाई गई थी? यानी पैसा आप इलेक्ट्रॉनिक द्वारा निकाल लो, वहाँ पे एटीएम वगैरह होगा, या डाकघर में जाके उंगली लगाओगे या साइन करोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये योजना 9 अगस्त 2003 को लाई गई थी, ठीक है। कब लाई गई थी? 9 अगस्त 2003 में लाई गई थी। कहता है कि मासिक आय योजना, ठीक है, डब्लू भुगतान भारतीय डाक द्वारा। अब ये चीजें पेंशन इत्यादि जो आती है लोगों की डाकघरों में आती है, ठीक है, ईसीएस हो गया, एमआईएस के खाते में जमा करते हो उनकी। तो ये सिंपल सी तरीका है कि आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से निकाल सकते हो, लोगों की जो पेंशन होती है वो ईसीएस के तहत इनके खातों में आती है और खाते से वो निकाल सकते हैं। कहता है कि डाक विभाग में 15 आरबीआई संस्थान है और 21 एसबी स्थानों पर उपलब्ध है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ ऐसी जगह है, ठीक है, आरबीआई स्थानों पर मौजूद है 15 और 21 एसबीआई स्थानों पर उपलब्ध है। तो ये है, कोई इतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ही निकाल सकता है, आप ये टॉपिक लिखना। फिर वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता है, इस पे एक नोट लिख लिए। तो देखो, ये हमें क्यों फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, नॉलेज इसलिए होनी चाहिए कि अगर आपकी साक्षरता रहेगी तो आप अच्छे से बजट कर पाओगे, फाइनेंशियल लिटरेसी की होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप निवेश सही तरीके से कर पाओगे, यही बात है, ठीक है। अपने पैसों को सही तरीके से रख पाओगे, जिससे आपके रिश्ते भी अच्छे बनेंगे, अपनी धन संपत्ति को अपने आगे वाले बच्चों को दे पाओगे, ट्रांसफर कर पाओगे, ये चीज है। हमें पता होगा कि कहाँ हमें बचत करना है, कहाँ पे हमें सेव करना है, कहाँ पे हमें खर्च करना है। ये सब कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता से आपको पता लगेगी। वित्तीय साक्षरता से लोगों के अंदर सशक्तिकरण आएगा। कल को अगर कोई दुविधा आती है, दुख आता है, तो उस समय भी आप पैसों का उपयोग कर सकते हो। 400 साल पुराने शुरू किए गए 400 साल से पहले से आ रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए। तो ये चीज है। आर्थिक सहायता और विकास का संगठन हो सकता है। अगर आप अच्छी से फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो कल को कोई भी बिजनेस करोगे तो उसके अंदर भी अगर हम अच्छे तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये है वित्तीय साक्षरता के बजट बनाना, ठीक है, सेवानिवृत्त योजना बनाना, कर्ज का प्रबंधन करना, तो ये सारी चीजें। सेविंग कहाँ करें, ये आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, ठीक है। वित्तीय निर्णय लेने के समय आपका, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करोगे, वही बताया गया बार बार। जब हम अपने वित्तीय विकल्पों, आपके पास अलग अलग विकल्प होंगे, जैसे वही कि अगर मैं अपनी गाड़ी से जाऊं या मेट्रो जाऊं तो वहां पैसा बच जाएगा, फिर आप दूसरे पे निर्भर नहीं रहोगे। आप अगर कर्ज भी लोगे तो इस तरीके से लोगे कि इस कर्ज में मेरे को कम फायदा होता है, नुकसान होता है। फिर सर्दी, बसंत ऋतु, आवश्यक स्थान, स्थान चुनने समय इत्यादि, देखो यहाँ आप ध्यान देके यहाँ पे खर्चा करें। जब बजटिंग करते हैं, जैसे आप घूमने जाते हो, आउट ऑफ दिल्ली घूमने जा रहे हो, तो आप सोचोगे ना यार यहाँ पे प्लानिंग करें, यहाँ पे स्टे करेंगे, सस्ता पड़ेगा, ये चीजें होता है। फिर कहता है कि सौदा करने में क्षमता देता है, ठीक है। आप कोई भी नेगोशिएशन करते हो, कोई भी लेन देन करते हो कि इतने में नौकरी कर लूंगा, इतने में तू खरीद ले, ये प्राइस इतने में ले ले, बाइक खरीद ले, ये चीज है। तो वहां पे आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा तोल मोल करोगे। तो जैसे हमारी मम्मियाँ करती है ना, भैया ठीक ठीक लगा लो, तो उस तरीके से भी आप अगर पढ़े लिखे रहोगे तो कम प्राइस में ज्यादा चीजें खरीद पाओगे, अपने लिए फायदे कर पाओगे। आने वाले भविष्य में जो आपको अत्याधिक वो इन्फ्लेमेशन होगा, जो रेट बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेगा, उस समय भी अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाओगे। फिर अपने बचाव करने में आसान बनता है, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप सेविंग अच्छे से कर पाओगे। अपने उद्देश्य, जैसे मान लो आपको अच्छा घर लेना है, शादी करनी है ना, या कुछ भी आपको कोई भी फिजिकल चीज खरीदनी है, तो उसमें आप भी क्या कर सकते हो, फायदा हो सकता है, आप अगर पढ़े लिखे हो तो। फिर उच्च जीवन स्तर प्रदान होगा, भाई अच्छे से पैसे बचाओगे तभी तो आगे चल के फायदा होगा, काम कर पाओगे, उच्च जीवन ले पाओगे, मतलब अच्छा घर लग पाओगे। अगर आपने कमाना चालू किया और आपने पूरा पैसा वेस्ट कर दिया, आपने 30 की उम्र तक कोई भी सेविंग नहीं करी, तो शादी में कैसे खर्चा होगा, कैसे घर बनेगा, कैसे बाल बच्चे संभालोगे। तो ये जरूरी है कि 20s में, अपने 20 में फाइनेंशियल प्लानिंग करें। वित्तीय साक्षरता हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालता है। तो पहला, अपनी आय और व्यय को पहचानना, अपने
कमाई और अपने खर्चे को अच्छे तरीके से पता लगाने में मदद करता है। फिर कहाँ से हमें कर्जा लेना है, कैसे लेना है, उस कर्जे को कैसे चुकाना है, ये हमें पता लगता है। फिर कर्जे में जानने के लिए दिवालिया होना घोषित, यानी आपको पता है कि यार मेरी हैसियत जो है वो सिर्फ महीने की 50,000 की है, तो अगर आप कहीं कोई चीज़ खरीद लेते हो, कहीं इन्वेस्ट कर देते हो 10 लाख की, 20 लाख की, तो उस समय आप दिवालिया भी हो सकते हो, बैंक करप्ट भी हो सकते हो, तो वहाँ से भी आपको बचाया जा सकता है। तो ये कुछ-कुछ फ़ायदे हैं, जो तुम लोगों को पता है अच्छे से, ठीक है? ये चीज़ है। फिर बचत का मूल्यांकन करना कि कहाँ से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, तो वहाँ पे भी आप पैसों का अच्छे तरीके से उपयोग कर पाओगे। तो ये पॉइंट्स में आप मेंशन कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये है। अब ये थोड़े-थोड़े से क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट्स है, इक्विटी शेयर क्या होते हैं? तो कहता है किसी कंपनी, अब मैंने इक्विटी शेयर आपको बताया ही था कि किसी भी कंपनी में निवेश करने कर आपको कंपनी की हिस्सेदारी जो प्राप्त की जाती है, ठीक है? जैसे मान लो एक कंपनी है, वो वॉच बेचती है, घड़ियाँ बेचती है, तो उसको मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, तो क्या करेगी 20% आपको कंपनी का मालिक बना देगी, आपसे 20 करोड़ रुपए ले लेगी। तो आपको ये जो 20% दिया गया ये शेयर है, यही आपका इक्विटी शेयर कहला जाएगा। वह कंपनी जो शेयर्स को बेच देते हैं, जो रकम प्राप्त होती है उसे शेयर मार्केट में इक्विटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शेयर मार्केट में इक्विटी, यानी जो पैसा मिला इनको ये एक तरीके से इक्विटी हो गया और आपको क्या मिल गया? शेयर मिल गया, उसके बदले हिस्सेदारी मिल गई। अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि प्रत्येक इक्विटी शेयर कंपनी में भाग व स्वामित्व का एक इकाई को प्रतिनिधित्व करता है, यानी आप हिस्सा बन जाते हो, ठीक है? इक्विटी शेयर को कॉमन स्टॉक एक्सचेंज होता है आपका, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती है, वहाँ पर लेन-देन किया जाता है, ठीक है? और ये इनका सेबी आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी देख-रेख करती है। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? ये ध्यान से सुन लो। डीमैट अकाउंट अलग अकाउंट होता है। जैसे मान लो आप ट्रेडर हो, आप शेयर्स कंपनी का खरीदते हो, बेचते हो, तो उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है डीमैट अकाउंट। ये डीमैट अकाउंट क्या करता है? ये मैनेज करता है कि आपके पास कंपनी के कितने शेयर पड़े हुए हैं, कितने आपने बेच दिए, कितने आपने खरीद दिए, कितना आप लॉस पे हो। तो ये आपका नॉर्मल पैसों की तरह नहीं होता। इसमें बस आपकी डिटेल होती है, जानकारी होती है कि आपने शेयर्स मार्केट में पैसा कितना लगाया है, किन-किन कंपनी में लगाया है, कहाँ से पैसा कमाया है, कितना शेयर बचा हुआ है, कितना शेयर बेचना है। ये सारी जानकारी आपके डीमैट अकाउंट में होती है। आप अपने सेविंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट में पैसा डालते हो। एक तरह से बीच का काम करता है दलाली का। शेयर को खरीदना, लेन-देन करना इसी अकाउंट से होता है, डीमैट अकाउंट से होता है। ये होता है आपका डीमैट अकाउंट, समझे? एक बार पढ़ लेता हूँ। डीमैट अकाउंट एक तरह का जिसमें शेयर की सर्टिफिकेट और अन्य सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है? डीमैट अकाउंट का मतलब होता है कि डिमोनेटाइजेशन अकाउंट, ठीक है? जहां पर किन सिक्योरिटीज को खरीदना है, होल्ड करना है, बेचना है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई होती है। यही आपका डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स इत्यादि ये सब आपके डीमैट अकाउंट के अंदर ही मैनेज किए जाते हैं, लेन-देन किया जाता है। शेयर्स अकाउंट होगा तो डीमैट में ही होगा, मतलब क्रेडिट होगा, तो ये होता है। अब आईपीओ क्या होता है? आईपीओ वो होता है जब कंपनी पहली बार लिस्टेड की जाती है एसईबीआई पर, ठीक है? सेबी पर, ठीक है? ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर लोग अपनी कंपनी को लेकर आते हैं और कहते हैं कि हम अपनी कंपनी के अंदर लोगों को हिस्सा देना चाहते हैं, लोगों से पैसा लेंगे और कंपनी के अंदर हिस्सा देंगे। तो जब पहली बार कंपनी आती है तो अपना आईपीओ लॉन्च करती है और कंपनी कोई भी अगर एक्टिविटी करती है तो उसको 2 दिन पहले ही सेबी को इन्फॉर्म करना होता है, पूरा चीज रिकॉर्ड की जाती है। तो वो होता है आपका आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है? यानी पहली बार जब कंपनी अपनी दूसरे लोगों को हिस्सेदार बनाती है उनसे कुछ पैसा लेकर, तो उसे बोला जाता है आईपीओ, ठीक है भाई? फिर आता है ऑफर सेल क्या होता है? कहता है कि बिक्री के लिए प्रस्ताव। ऑफर सेल मतलब क्या होता है? जैसे किसी के पास 20% शेयर है किसी कंपनी के, तो ये क्या करेगा? उसको बेचना चाहेगा, तो बेचने के लिए ऑफिस लगाया जाता है, ठीक है? कंपनी के अंदर भी शेयर्स बेचे जाते हैं दूसरे लोगों को, तो आपका ओएफएस होता है। कहता है कि इस पद्धति के तहत प्रमोटर अपने शेयर को आम जनता को बेच देते हैं। जैसे मेरे पास कुछ कंपनी का मैं मालिक था 20%, तो मैं चाहूंगा कि 10% किसी और को दे दूं और मैं 10% का मालिक बना रहूं, तो मैं क्या करूंगा? ऑफेस करूंगा, ऑफर टू सेल करूंगा। अब ऑफेस मुझे कब करना है? तो मुझे सेबी को पहले ही बताना होगा। कहता है कंपनी के ऑफिस में से 2 कारोबारी 2 दिन पहले अपनी योजनाओं को बताते हैं, ठीक है? 2 दिन पहले ही जो कारोबारी बिजनेसमैन होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज को बताते हैं, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो यही आपका होता है ओफेएस, ठीक है? उसके बाद म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? देखो भाई, म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल सिंपल होता है कि आप खुद सामने से पैसा किसी कंपनी में नहीं लगाना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो कि बीच में कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्सन हो जो मेरा पैसा दूसरे दूसरे स्टॉक्स में लगाए, ठीक है? और वहां से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट ला के दे, तो उसे ही बोलते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है?
तो आप क्या करते हो, अपना पैसा किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन को दे देते हो और वो पैसे को अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई करके लगाता है, अलग अलग कैटेगरी में, उसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड। ये रिस्की होता है, ठीक है, मगर इसमें ज्यादा आपको एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने किसी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने पैसे दे दिए, अब वो लगाएगा, वो प्रॉफिट कमाएगा, उसकी जिम्मेदारी होती है। इस तरह से म्यूचुअल फंड्स आपके साझा पैसे को सामूहिक निवेश करता है, ठीक है भाई, अलग अलग कंपनी में लगा देता है और उस तरह से फायदा होता है। फंड मैनेजर्स वगैरह होते हैं, तो वही होता है आपका म्यूचुअल फंड, समझे? यानी ए नाम के एक पर्सन है, इनका पैसा था, इनको कोई नॉलेज नहीं है, लल्लू है ये, लेकिन पैसा बहुत है, तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्टॉक मार्केट में पैसे को लगाएगा, उसे ही बोलते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड अच्छी तरह की स्ट्रेटेजीज वगैरह को सेलेक्ट करता है, अच्छे शेयर को, क्योंकि इनको तो नॉलेज नहीं है ना, इनके पास पैसा है सिर्फ, लेकिन ये क्या करता है, अच्छे अच्छे जगह शेयर में पैसा लगाता है, कब खरीदना है कब बेचना है ये चीजें करता है, ठीक है। फिर स्टॉक मार्केट क्या होता है, देखो, तो आपको पता है स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां पे कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है और लोग वहां पर निवेश करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी संस्था है जहां पर सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों को शेयर का कारोबार होता है। यानी मान लो मेरे को अपनी कंपनी, मैं चाहता हूँ मेरी घड़ी बनाने की कंपनी है, अब मैं इसमें लोगों को देना चाहता हूँ, मैं पैसे लेकर हिस्सेदारी देना चाहता हूँ, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो कोई भी थोड़ी मेरे को पैसा दे देगा और मैं बोलूंगा तू आज से मेरा पार्टनर, 20% तेरे, नहीं। हमारे पास होता है शेयर मार्केट, यहाँ पर शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है और लिस्टेड कंपनियां ही सिर्फ खरीद और बेच सकती है। इस पे आरबीआई, हमारा वित्त मंत्रालय सब इनको नियंत्रित करता है, देख रेख करता है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कॉर्पोरेट संस्थाएं जो होती है वो इसमें आकर पंजीकृत करती है, अपने आप को रजिस्टर करती है, फिर सही शेयर को निवेश करने के लिए जो आपके तीव्र लाभ प्राप्त करती है, अपना लोगों की इन्वेस्टमेंट इसी से करवाती है वहां पर। तो ये एक मार्केट है जहां पर कंपनी रजिस्टर करती है, जहां पे लोग खरीदते हैं, जहां पे लोग शेयर बेचते हैं, जहां पे प्राथमिक शेयर्स भी होते हैं, इक्विटी होती है, ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। तो यही था आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है बच्चों। तो 30 नंबर का पेपर आएगा, ज्यादा हैवी नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, मतलब वो नोट दे रखे हैं, जाके एक बार वॉच आउट कर लो और थोड़ा सा पढ़ लो, ज्यादा हैवी सब्जेक्ट है नहीं है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जिसमें हम इंग्लिश में बात करेंगे। इंग्लिश वाले में थोड़ा सा हिंदी में चैलेंजिंग था, और मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, फिर भी कुछ मिस्टेक हो गई तो आई एम रियली सॉरी, बट हम नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करेंगे। प्लीज लाइक किएगा, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग भी। बाकी ये नोट्स फ्री में हमें मिले थे, आपको फ्री में दे रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।